औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानु बखैर आगले नीहाव चुनशुमे वशमले ओहाय गंजाइमस गुड मॉर्गन ओला बोयो प्रीवियत कैफाहाल हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias fabia balli kiraya hoş geldin nayo sayo kuya mora chi vato chi halyod Kalimera and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On at the pre-match analysis. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने पाकिस्तानी बहन भाई जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर या ऑनलाइन, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और कल के लॉस से रिकवर कर चुकेंगे. Unfortunately, there was a big loss for Pakistan, but having said so, ladies and gentlemen, it is not the end of the game. So we really need to progress and we really need to kind of keep our eyes at where the next day will take us, where the next dawn will take us. And today, ladies and gentlemen, it's going to be a different game, a different venue, and how they're going to play is something that we will be unveiling, unpacking and unleashing. But I'm not all by myself, certainly. So I'm very lucky that I've been joined by a wonderful co-host who happens to be Ms. Roha Nadeem. Hello Roha, Assalamu alaikum, happy Sunday. How are you feeling today? Walaikum assalam. Good morning Shahzad and good morning to everybody who's joining us now on Game On है. संडे डेफिनेटली है शहजाद. आई थिंक जो लोग देख रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक रिमाइंडर उनको दिया है कि आई होप कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई होगी. बट एज शहजाद सेड कि ये अभी स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप है, अभी और मौके आएंगे पाकिस्तान के पास टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट डिफीट. आज जिस टीम की हम बात करने वाले हैं, जो इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने भी अपना आगाज़ जो है वर्ल्ड कप का कोई उनका आइडियल नहीं हुआ था. जो गेम प्लान था उनके पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड नहीं चल सका था. But then they made some changes, they regrouped, they bounced back. और I think World Cup की यही beauty है कि each team gets 9 matches और आप एक दूसरे को खेल के you make those changes and you sort of bounce back. I think we're all looking forward to when Pakistan will do that. But all fingers crossed for today's game. Shahzad, what's in store for us? Roha, obviously, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तो I think it's the best time that we kind of take a good look at what's going to happen today. So, ladies and gentlemen, today we will be witnessing a contest in between England versus Afghanistan. Not the very amazing upset, not the very amazing start that England got for themselves, but unfortunately Afghanistan has not been able to emerge as victorious in any of the contests that they've been a part of previously. मैं ज़रा अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ, उसके बाद मजीद उनसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे. सबसे पहले ख़वातीनो आज़ाद, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है. जब हम टॉस की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, तो नॉट जस्ट जो हमें विजुअली नजर आ रहा होता है, उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों के इंसिडेंसेस सुनने को मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं. हैपेंस टू बी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ इन द रीसेंट टाइम्स, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्रॉडकास्टर्स एंड कमेंटेटर्स दैट वी हैव विटनेस्ड. ही इज मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप कैसे हैं रोहा, आप कैसी हैं? आपको लिफ्ट नहीं कराता. थैंक यू सो मच बाजिद भाई for being with us. Lovely to have you. आपके होते हुए मेरे खानदान में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ. Thank you so much. And alongside him, बाजिद भाई के साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है. जब हम लेफ्ट आर्म क्विक्स की बात करते हैं तो आई थिंक सर्टनली इस वर्ल्ड कप में भी हमने उनकी इंपॉर्टेंस जरूर देखी है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो डिलीवर ना कर पाए, सो दैट्स समथिंग वेयर द टीम विल फेस डिफिकल्टी. लेकिन इनके कांधों के ऊपर जब भी ये भारी जिम्मेदारी आई है, इन्होंने खुश असलूबी के साथ उसको निभाया. वाओ, दैट्स गुड उर्दू. वो ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वहाब रियाज. अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. वंडरफुल टू हैव यू हियर. उन्हीं के साथ ख़वातीन आज़ाद हमसाए में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि परफेक्शनिस्ट भी हैं. लोग उनको, उनकी वालिदा उनको प्यार से चंदा भी कहती थी, बट he's got a lot more to his credentials. He's the former skipper for Pakistan. Ladies and gentlemen, he is Mr. Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum Hafiz bhai, how are you? वालेकुम अस्सलाम. रोहा, आप कैसी हैं? इससे तो मैंने बात ही नहीं करनी. ये होता है सर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहते हुए इसकी आदत हो जाती है. बट अलॉन्ग साइड मोहम्मद हफीज, ख़वातीन आज़ाद, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे से जरूर बात करेंगे. ये मेरे उस्ताद भी हैं. ही इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी इन टर्म्स, जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, डाटा की, स्टैटिस्टिक्स की. ही इज फिगर्ड आउट अ वे वेयर जहां पे मेरा ख्याल है अंडर वन umbrella he provides us with all sorts of solutions, may it be technological, may it be all around cricket, because his life has always been dedicated towards cricket and then its analysis. ख़वातीन आज़ाद, साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. शहजाद, आप कैसे हैं? मैं सर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. खुश. थैंक यू सो मैं मच. बैठा था अभी सुबह, ना देर से आया, डेंटिंग पेंटिंग करा रहा था, टीवी सामने चल रहा था. कल के मैच पे जो बातें हो रही थी नासिर साहब और हमने डिस्कस किया,
कल रात तो यहाँ तो डिस्कस हुआ नहीं, हमने वहीं कर लिया। सर अच्छा है, चूंकि अभी आपने ये बात कर दी तो हम शायद इसको स्लाइटली जरूर टच कर सकते हैं। इतनी लग्जरी शायद हमें हमारे प्रोड्यूसर्स रोहा जरूर देंगे। तो जो बात यहाँ पे करने वाली वो ये है कि जो हमारे टीम, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम हेड कोच की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिल रही हैं वो स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी नहीं है। जो ओवरऑल दुनिया का बयानिया सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है, जैसे हफीज भाई आपने कल कहा कि रिजवान ने और बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वही दो खिलाड़ी थे, लेकिन दुनिया उसको ऐसे एनालाइज कर रही है कि उनकी बैटिंग थोड़ी टिमिड रही। वो थोड़ा और ओकेजन के ऊपर उनको इमर्ज करने की जरूरत थी। आपको लगता है कि आप दुनिया से अब इख्तलाफ रखेंगे कि जो आपका ओपिनियन है वो ठीक है? देखें, हर एक देखने वाली नज़र जो है वो डिफरेंट तरीके से ऑब्ज़र्व करती है, तो किसी से मैं एतराज़ तो कर ही नहीं सकता या उससे मैं तजाद में रखना नहीं चाहता। हम रिस्पेक्ट करेंगे उनके जी जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जितनी मुझे गेम सेंस ये समझ है, इन दोनों की वो जो रीबिल्डिंग प्रोसेस था, वो जो अंडर प्रेशर एक जोन था, हम कभी भी 15-20 ओवर में आउट ऑफ द गेम नहीं जाना चाहते थे। बिल्कुल। बाबर आजम इन 2 मैचों में जब वो आए तो शायद उनका वो फॉर्म नहीं थी और उनको भी ये था कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँ, जिसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि मैंने गलतियाँ की हैं टू गेट आउट, तो मैं कोशिश करूँगा कल मैं गलतियाँ कम करूँ। तो उनकी वो जो स्टेबिलिटी देने की या कंट्रोल करने की इनिंग्स जो एक रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने बिल्कुल ठीक की। लोगों को लग रहा है कि 58 बॉल पे 50 करना शायद उन्होंने बहुत गलत काम किया या बहुत ऐसा को अनहोनी कर दी जो पहले कभी नहीं की। तो उनको ये समझ आना चाहिए कि रोहित की इनिंग्स आपको जो अच्छी लग रही है वो डिफरेंट सिचुएशन थी और डिफरेंट वे था टू प्ले। बाबर आजम इज़ ऑलवेज प्ले द सेम ऑर्थोडॉक्स वे, वो अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, फिर वो एक्सेलेट करते हैं और फिर वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है। ही इज़ नॉट द वन हु डोमिनेट स्ट्रेट अवे। रिजवान की जो इनिंग्स थी वो टिपिकल रिजवान इनिंग्स थी और दोनों ने एक फाउंडेशन ज़रूर दे दी थी। मैं ये वो जो जितने भी लोग हैं मैं सिर्फ इतना उनसे सवाल करूंगा कि पूरी दुनिया की वनडे क्रिकेट में जब आप 28 या 30 ओवर में जितना स्कोर करते हैं, अगर आपके 7 या 8 विकेट इन हैंड हो तो आप उसको डबल करते हैं जी। तो जब 150 या 155 रन के ऊपर अगर आप 28 ओवरों में या 29 ओवरों में मौजूद थे, 2 विकेट डाउन थी, 2 बैट्समैन 50 के पास थे, कौन ऐसा वो एनालिस्ट है या कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो ये समझता है कि ये 300 रन या 280 रन नहीं होने चाहिए थे? तो अगर 280, 290 या 300 इस रन इस पिच पे हुए होते तो हमें एक डिफरेंट गेम नज़र आती। फिर रोहित के खेलने का तरीका भी डिफरेंट नज़र आ रहा होता, बॉल घूमता भी नज़र आ रहा होता, ब्रेक होता भी नज़र आ रहा होता। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों पे आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन खामखा क्रिटिसाइज़ करना ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर इज़ नॉट राइट। वी ओनली इट ओनली हैपन टू बी लाइक दैट बिकॉज हम लोग कोलैप्स हो गए। हमारी वो जो मिडिल ऑर्डर की एक जोन था वो एक्सप्लॉइट हुआ बाय द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉलिंग, राइट एरिया उन्होंने हिट किया, एक प्रेशर मेंटेन किया, सफोकेट किया बैट्समैन को। अदरवाइज 280 और 290 के दरमियान अगर ये स्कोर होता जो कि उस वक्त की पोजीशन के मुताबिक होना चाहिए था, तो ये आज ये बातें डिफरेंट हो रही होती। बिल्कुल। तो मैं कतन इतराज़ नहीं करता, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि 28 ओवर में 150 रन, 2 विकेट डाउन, वी वर राइट इन द गेम एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट 5 ओवर्स गिवन एट अस, और जितने लोग देख रहे हैं हफीज भाई की बात सुन रहे हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी एतराज ना करें एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। आई थिंक दैट्स वेयर इट नीड्स टू बी। सर वेरी क्विकली यहीं पे रैप अप करूंगा, इसके बाद मजीद आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। जो मिकी आर्थर साहब की स्टेटमेंट आई उसके ऊपर आप कोई रोशनी डालना चाहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट वेरी ओवरवेलमिंग टू सी मिकी आर्थर साहब का भी यही कहना अपनी टीम के बारे में। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है उनका, उन्होंने बहाने तलाश किए हैं, दिल पाकिस्तान के ऊपर आ गए वो। ये मतलब कि वीक लिंक है इनका, इनके कोचिंग का स्टाइल है। ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं, कोच बहुत अच्छे शायद नहीं है, इसीलिए हमारे कोच हैं। राइट वहाब में अगर वापस अगर हम आज की गेम की तरफ आए, बिकॉज़ जाहिर है हमने I want to add मज़ीद something on that. On the statement of Mickey Arthur, I think he knows how to face the camera. और उन्होंने वो बात दी है लोगों को जिस पे अब लोग डिबेट करना शुरू हो गए। उन्होंने सही बात जो है उसके ऊपर नहीं दिया जवाब, उन्होंने दिल पाकिस्तान पे डाल दिया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी 2011 में खेला, 2012 में खेला, 2016 में खेला, हमें तो दिल पाकिस्तान उधर नहीं हमने सुना किसी स्टेडियम में। सो आप आकर लोगों का जो ध्यान है वो अपनी जो आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनसे छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान कौम को इस चीज़ पे लगा दिया कि जी दिल पाकिस्तान है। भाई इंडिया में दिल पाकिस्तान नहीं बचता जी। ये बहुत एक कॉमन सेंस की बात है। पाकिस्तान तो हमारे दिलों में बचता है ना सर। और क्या आपको दिल पाकिस्तान आपको मैच जितवाता है? तो फिर हर मैच में दिल पाकिस्तान लगवा लें जी। तो अपनी गलतियों और अपनी खामियों को छुपाने के लिए ना
लोगों को इस तरफ नहीं लेकर आए मिकी बिल्कुल आर्थर। बाजिल भाई, मैं आपके भी चूंकि सब ओपिनियन दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर कहता है कि मैं गलत एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल यही है कि मैं राशिद भाई से काम कहूँगा, हफीज़ से काम कहूँगा, वहाब से काम कहूँगा, तो वो कहेंगे कि हो सकता है हो जाए, अगर नहीं वो करते तो कह देंगे नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे काम कहूँगा ना मुझे टाई चाहिए, आप मुझे गाड़ियों के पीछे लगा दोगे, डाइवर्जन क्रिएट करोगे, तो ये डाइवर्जन क्रिएट हुई है। मतलब ये सारी डाइवर्जन है कि आप जो असल जो बात है उससे लोग हट जाएं, डाइवर्जन क्रिएट की गई है। ये बयान देना कोच मतलब डायरेक्टर क्रिकेट का काम नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन है तो आप आईसीसी से कहें। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर लूजिंग टू इंडिया ये बयान देना, आई थिंक सर इसकी यहाँ पे एक ही फाउंडेशन बनती है जिसको इस तरह रैप अप करूंगा, दैट यू नो द एंटायर टीम हैपेंस टू बी इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे हैव बीन ऑन द फोरफ्रंट, दे हैव ऑलवेज वर प्रिपेयर्ड, दे वर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर सच टूर्नामेंट्स, फॉर देम टू कम अप विद सच अ स्टेटमेंट इज टोटली बेसलेस। आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जितनी मर्जी ऑडियंस हो, जो मर्जी हो, आप खिलाड़ी हैं भाई, आप खेलने गए, आपका काम खेलना ही है सिर्फ। आप दिल पाकिस्तान को भी छोड़ दें, आप क्राउड को भी छोड़ दें, आप वेन्यू को भी छोड़ दें, आप कैसा खेले, आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। लेकिन अब सिर्फ मेरा ख्याल है रोहा हम बात करेंगे इंग्लैंड एंड मूविंग ऑन अफगानिस्तान की। आई थिंक बहुत उम्मीदें हैं आज की दोनों टीम्स के साथ। ऑफ कोर्स अगर हम इंग्लैंड से स्टार्ट करें, बीके द वे दैट दे स्टार्टेड देयर वर्ल्ड कप कैंपेन एज डिफेंडिंग चैंपियंस, time and again they reminded everybody that they're not here to defend, they're here to attack. That was the narrative from day one, in fact from the warm-ups. अब यहाँ पे अगर the way they started not too ideal, you know, losing to New Zealand by 9 wickets, एक बड़ा मार्जिन था, फिर रीग्रुप किया, कुछ चेंजेस किए, then they brought in Topley which proved very effective. Last game he took 4 wickets. Do you think this is something that we will see regularly from England in this World Cup, कि they will try and make those bold calls, because अभी we are still yet to see Ben Stokes. आपको क्या लगता है आज के गेम में what will their mindset be? Any more changes on the cards or will they be going with the same team? देखिए इंग्लैंड नॉर्मली जब वर्ल्ड कप्स खेलता है तो ये वाहिद टीम है जो ज़्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं करती। ऑलमोस्ट 11-12 प्लेयर से ही पूरा वर्ल्ड कप खेल जाती है। प्रॉब्लम इनको इंडिया में हुई, जो पहला मैच इनको कंडीशंस ऐसी मिली कि जहाँ पे बॉल थोड़ा स्पिन हो रहा था लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर सके, जो आपने बात की कि अटैक करना है, तो वहाँ पे वो थोड़ा फंस गए। इनकी बॉलिंग में हम पहले दिन से डिबेट कर रहे हैं कि अगर वो 350 करेंगे तो 330 करवा भी देंगे, तो बॉलिंग उनकी ऐसी नहीं है जो डिफेंड कर ले। जब ऐसा सिचुएशन आएगी जहाँ डिफेंड करना होगा, इंडिया में मोस्टली ये हो रहा है कि दूसरी बैटिंग में पिच बेहतर हो रही है, तो डिफेंड करना ज़रा मुश्किल हो गया, तो उनको वो बॉलर्स चाहिए। टॉपली मैं हैरान था कि पहले मैच में नहीं खेला, क्योंकि नया बॉल सबसे अच्छा वही करता है, लंबा है बॉल, मेरे ख्याल अब वो खेलेगा। अब नए बॉल से साथ उसके कौन करेगा, वो कल शायद फिट नहीं थे, कल उन्होंने बॉलिंग की है लेकिन उससे पहले कुछ बीमार थे, बट उन दोनों को ये देख रहे हैं नए बॉल से। असल जो उनको मसला आ रहा है वो आ रहा है आदिल रशीद का। आदिल रशीद इनका मेन बॉलर, अब आर्चर नहीं है तो आदिल रशीद पे बात चली जाती है। आदिल रशीद इनका मेन बॉलर रहा है इन वाइट बॉल क्रिकेट काफ़ी अरसे से। इस वर्ल्ड कप से पहले उसको हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, एक उसका शोल्डर इशू है जो चलता आ रहा है। तो आदिल रशीद का फॉर्म में रहना या पिकिंग अप फॉर्म इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट्स उनकी अगर हम बॉलिंग लाइनअप देखें तो आपको नज़र नहीं आता कि कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर वनडे क्रिकेट का हो जो विकेट्स लेके दे। बिल्कुल, अगर हफीज़ यहीं से, बिकॉज वी स्पोक अबाउट इंग्लैंड्स बॉलिंग एंड हाउ दे मेड दोस चेंजेस, अफगानिस्तान के लास्ट जो हमने आउटिंग देखी वर्ल्ड कप में, कुछ उनके मेजर बॉलिंग इश्यूज थे जो कि एक्सपोज हुए, ख़ास तौर पे राशिद खान जिनके ऊपर वो बहुत बैंक करते हैं, कमिंग इन मच लेटर इनटू द अटैक। डू यू थिंक आज दे माइट पुश हिम फॉरवर्ड, पुश हिम बैकवर्ड ड्यूरिंग द पावर प्ले, बिकॉज उनके यूटिलाइजेशन के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की थी, ये एक मेजर एरिया है। मे बी डू यू थिंक दे विल बी डूइंग दैट विद राशिद खान? पहले मैं राशिद की ये बात करूँगा कि जो आदिल रशीद हैं, पहले उनकी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो बीके ने बात की, इनकी भी मुझे वही जोन नज़र आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का माइंडसेट है। वो अकेले जैम्पा के साथ वर्ल्ड कप जीतने के लिए आ गए हैं और ये अकेले आदिल रशीद के साथ जीतने आ गए हैं, और अगर इन दोनों की फॉर्म अपनी अपनी टीम के लिए अच्छी नहीं रहेगी तो इनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। इंग्लैंड के पास थोड़ी सी ऑप्शन मोइन अली की मौजूद है, लेकिन हमने भी देखा पिछले मैच में उनको निकाल दिया गया, यानी उनको रिप्लेस किया गया विद टॉपली या समवन एल्स। अभी देखना ये है कि जो आप राशिद खान की बात कर रहे हैं,
राशिद खान और मुजीब दो एक प्रोडक्ट हैं T20 की, जिन्होंने T20 में डोमिनेट किया हुआ है, पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत इम्पैक्टफुल हैं। यस, ODI क्रिकेट में इन दोनों का इम्पैक्ट आधा है और इनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन टू विन द गेम अगेंस्ट टॉप अपोजिशन इज नन। वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में T20 में ये बहुत शानदार बॉलर है, क्योंकि बैट्समैन मैं कहता हूँ कि T20 की परफॉर्मेंस को जब आप वनडे के साथ उसमें मर्ज कर देते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इज इट बिकॉज द बैटर गेट्स मोर टाइम टू एक्यूमुलेट जी हिमसेल्फ? जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जो T20 है उसमें बैट्समैन आपके पीछे जाता है टू गेट मोर रन्स। वनडे के अंदर आपके पास एक प्रॉपर टाइम मौजूद होता है 10 ओवर का, जिसमें 5 फील्डर अंदर होते हैं जी सर्कल के अंदर, वहाँ पे आपको गैप्स मिल जाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग शॉट्स, स्लॉग स्वीप और ओवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन, आपको चांस मिल जाता है कि आप वहाँ पे एक चौका या छक्का मार सकते हैं। इन दोनों का जो इम्पैक्ट है मुजीब और राशिद का, वो ODI क्रिकेट में बहुत कम है। इनको मसला ये आ रहा है कि इनके पास उसको बैकअप करने के लिए दूसरी ऑप्शंस नहीं है। इनके पास फास्ट बॉलर, जब मैं एक थोड़ा सा इसको टच करूंगा, जब उमर गुल मौजूद थे एज ए बॉलिंग कोच, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि फास्ट बॉलर को यूटिलाइज किया जाए, फास्ट बॉलर को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ जिससे वो फास्ट बॉलर बनेंगे। जब से वो गए हमने देखा कि इनका फिर वही डोमिनेटिंग माइंडसेट आ गया कि हमने मुजीब और राशिद और नबी के ऊपर रह के ही मैच जीतना। इवन फजल हक फारूकी डिड सो वेल फॉर और देम, लेकिन उसका भी कॉन्फिडेंस शेक किया गया। बिल्कुल। उमर जई अजमत जो हैं वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको कम से कम मैचेस खिलाए जाते हैं। एशिया कप में तो बिल्कुल वो शायद इंजर्ड थे या वो थे नहीं, उसके अलावा भी उनको कम मैचेस मिले। तो मुझे ये लगता है कि माइंडसेट ऑफ द अफगानिस्तान शुड हैव बीन चेंज्ड, और जब तक वो अपने फास्ट बॉलर की राइट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, वनडे क्रिकेट में वो डोमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की, राशिद सर, आई वांट टू कम टू यू क्विकली बिकॉज आपने पिछले मैच में भी अफगानिस्तान के यही थोड़ा सा हिंट किया था कि नूर अहमद है उनके पास। आज बिफोर वी डाइव इनटू द मैच एंड एवरीथिंग, ऑल द स्टैट्स, आपको लगता है आज कोई चेंज होगा, नूर अहमद आएंगे, और अगर यस तो किसकी जगह बिल्कुल है? आना चाहिए। ये बात हम एशिया कप से हम कर रहे हैं कि उनको नहीं खिला रहे क्योंकि वो रीड नहीं होते। किसी ने इसमें बताया था, हफीज़ ने, कि उनकी शायद स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शायद वो बॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इश्यूज़ हैं तो फिर T20 तक रखें उनको, फिर वनडे के स्क्वाड में ना लेके आएँ। T20 में आप चल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, 10 ओवरों के बाद आप वापस आ जाते हैं। इश्यूज़ देखिए मैनेजमेंट के भी होते हैं। अफगानिस्तान का रिफ्लेक्शन सेम पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि हैं तो हमारे भाई ना, यहीं से गए, अब चले गए वहाँ पे, लेकिन उनके ब्रॉटअप यहीं पे सारा, फिर क्रिकेट सारी पिशावर में खेली, लेकिन खेलने के बाद वो जा चुके हैं। लेकिन माइंडसेट वही है। बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज कर रहे काफ़ी टाइम से। रहमत नंबर 3 पे ही खेल रहे हैं, या रहमतुल्लाह गुरबाज ओपन ही खेल रहे हैं, नबी बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे, हमें डिसाइड नहीं हो रहा। और कोई नया बैटर, अगर हशमतुल्लाह शाहिदी नंबर 4 पे आ रहे हैं तो नजीब इतने नीचे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। T20 की तरफ बैटिंग ऑर्डर अपने चेंज कर रहे हैं, जो कि नामुनासिब है। वनडे क्रिकेट, वनडे बहुत डिफिकल्ट क्रिकेट हो गई है। अभी तक एक मैच भी नेक टू नेक नहीं आया, 11-12 मैच हो गए होंगे। एग्जैक्टली। तो क्या है कि टीम सारी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी थी, इंग्लैंड भी अच्छी थी, लेकिन वन साइडेड। पाकिस्तान मैच से पहले जीती हुई थी, लेकिन मैच के बाद मैच ही नहीं हुआ। ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल। तो इनको सोचना चाहिए, जो थिंक टैंकर है उनको प्रोफेशनलिज्म लेके आना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट हो या अफगानिस्तान की। जो 10 साल पहले जो मैनेजमेंट नज़र आ रही है मुझे टीवी के ऊपर, वो तबाही का जरिया बने थे, और आज भी वही लोग टीम चला रहे हैं। और आज भी वही लोग टीम चला रहे हैं। हम जरा इसके ऊपर मैं मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जरा अफगानिस्तान और इंग्लैंड के हेड टू हेड पे नजर डालते हैं। सर्टनली शायद हमें आइडिया तो होगा कि ये 2-0 ही होगा मेरे ख्याल एक दफ़ा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या शायद अफगानिस्तान ये उम्मीद रखता है कि मैच जीतने, मतलब खेलने से पहले भी जीते हो। तो इंग्लैंड खवातीनों ज़्यादा ट्रू, अफगानिस्तान है 0। अब जो कॉन्वर्सेशन राशिद भाई ने छेड़ी है, मैं जरा वहाब भाई के पास भी इस कॉन्वर्सेशन के साथ जाना चाहता हूँ। देखिए, जो हिस्टोरिकली हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, 155 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले ही नहीं है जब से उनकी टीम खेल रही है। हम बात करते हैं 2019 से लेके 2023 वर्ल्ड कप तक की, तो उसके अंदर गालिबन 30 या 31 वो वनडे इंटरनेशनल खेले, जिसमें से 2 मैचेस अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप के भी मैं गिन रहा हूँ। अब कोई टीम जो वनडे इंटरनेशनल इतने कम खेलती है, दे डू नॉट हैव अ फैसिलिटी बैक एट होम, वो या इंडिया में या पाकिस्तान में आकर उनके खिलाड़ी तैयार होते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि शायद वो बेहतरीन क्रिकेट खेल सकेंगे, दैट टू अगेंस्ट एन ओपोनेंट फॉर द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, थोड़ा ज़्यादा नहीं है? देखिए, ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते, डिपेंड करता है कि वो लोग चाहते क्या हैं। हमने देखा है कि जितने भी अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जो इस वक्त इनके मेन प्लेयर्स हैं, जिस तरह नबी हो गए, राशिद हो गए, गुरबाज हो गए, ज़ादरान हो गए,
इन लोगों की इवन के ये सारे नूर और ये सारे के सारे जो हैं वो T20 क्रिकेट को फैंसी करते हैं और आप इनको डिफरेंट लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं। सो इनका जो फोकस है दैट इज़ मोस्टली ऑन प्लेइंग T20 क्रिकेट। व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट तो जो इनके वनडे के रेगुलर प्लेयर्स हैं वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आते खेलते हुए। डोमेस्टिक सर्किट इनका क्या है, किधर ये डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, किधर ये प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ का भी हम लोगों को नहीं पता क्योंकि इनका कोई होम ग्राउंड नहीं है। प्रॉबली दुबई में रहते हैं ये मोस्टली सारे। अब क्या है कि जब इतना बड़ा इवेंट आ जाता है, क्योंकि ये एसोसिएट टीम्स के साथ तो खेलते हैं साल में, लेकिन जो अच्छी कंपेटिटिव टीम्स के साथ खेलते हैं उनको काउंटर करना मुश्किल होता है। लेकिन वाह भाई, माजिद के साथ जो आपने अभी कहा कि इनके वनडे के रेगुलर प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर नहीं आते, वो तो हमें तकरीबन अपनी तरफ भी यही हाल नजर आता है। नहीं, वो हम सिर्फ अफगानिस्तान हमारा की एक बात ही डोमेस्टिक करते हैं। सर्किट है, हमारा एक डोमेस्टिक सर्किट है, हमारे प्लेयर्स सर्किट तो जरूर है, लेकिन खिलाड़ी तो वही नजर आते हैं। नहीं, लेकिन हमारे लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, हमारे लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। फिर हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल में जब उनको मौका मिलता है, जो भी हमारे इंटरनेशनल मैचेस होती है, हमारी एक टीम पूरी जो है वो बनी हुई है। एक ग्राउंड अभी क्या है, अभी यार देखिए वर्ल्ड कप से पहले हमें अब्दुल्ला शफीक मिला है, अब हम सऊद शकील की बात कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला different तो है। अब्दुल्ला पिछले 2 साल से टेस्ट में भी देखिए आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। साउथ शकील, अब्दुल्ला, ये हमारे प्लान्स में पिछले 2-2.5 साल से थे। मौका खिलाया किसको नहीं मिल रहा, हमने। खिलाना ना खिलाना बात की बात है, लेकिन दे वर ट्रैवलिंग विद द टीम। अब्दुल्ला को 2.5 साल हो गए टीम के साथ ट्रैवल करते हुए। इस तरह 2020 से से सरफराज भी ट्रैवल कर गए नहीं, थे। 2020 अगर मैनेजमेंट मौका नहीं देती तो वो अब्दुल्ला का कसूर नहीं है। ठीक है, 2020 से ये ट्रैवल कर रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 2020 से अब्दुल्ला पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, जब से इसने क्रिकेट खेली है, और आज दिन तक टीम के साथ अब है। मैं यही चाहता हूँ इसको अफगानिस्तान के ऊपर ले आते हैं, अगर तो मैं कि उनके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वनडे क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है, ठीक है। तो आपको उनके मोस्टली प्लेयर्स का पता ही नहीं है। अभी लास्ट सीरीज में एशिया कप तक गुलबुद्दीन भी था, करीम जन्नत भी था, अब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बेसिकली उनकी जो एक स्ट्रक्चर है वो उनको नहीं पता, और इनके अंदर बीच में इतना इनकी वो जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि कोई कभी होता है कोई कभी नहीं होता, इसलिए इनकी एक टीम एक स्टैंड भी नहीं करती। ये अपने लड़कों को बुलाते ऑल अराउंड द लीग से कि आओ इकट्ठे हो, वो एक हफ्ता पहले इकट्ठे होते हैं। जिस तरह ये अभी अबू धाबी में इकट्ठे हुए थे, वहां पे इनका कैंप लगा था, वहां से इन्होंने तैयारी की एज ए टीम, और वहां से वो यहाँ पे खेले। वैसे बाजिद भाई की भी टेक लेना चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कुछ हद तक ये लगता जरूर है कि शायद नबी की राजदारी भी है टीम में। नहीं, मगर जनरल अगर मैं आपको एक बात करूं जो कि काफ़ी लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट T20 और 50 ओवर वाइट बॉल से होती है, तो हम समझते हैं कि फॉर्मेट एक ही है। वाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट है वो ज़्यादा क्लोज है टू टेस्ट मैच क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये कि अगर 4 डे क्रिकेट आप अफगानिस्तान में उसकी क्वालिटी नहीं है या नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, तो वनडे की टीम नहीं डेवलप होगी। हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि वनडे क्रिकेट में वो ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको टेस्ट मैच में रिक्वायर्ड हैं। फील्डर अंदर है, टेस्ट मैच में फील्डर अंदर होता है, स्पिनर उसके ऊपर से मारते हैं आप टेस्ट मैच क्रिकेट। तो वनडे क्रिकेट में भी ऐसे ही है। वनडे क्रिकेट में आपने बैट्समैन को मतलब 4-5 ओवर या 3-4 ओवर खिला के फिर आउट करना है, उसको सेटअप करना है। T20 में ये नहीं है, वनडे में है। तो वो जो स्किल लेवल जो है वो ज़्यादा अकिन है टू टेस्ट मैच क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट। इंग्लैंड की आप बात करते हैं, इंग्लैंड की सारी टीम उठा के देख लें, इनकी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स देख लें। ये आप कहते हैं ना कि जी वो बहुत अटैकिंग, ये वो ठीक है, अपनी तरफ ठीक है, लेकिन वे सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो जहाँ जिस कंट्री में 4 डे क्रिकेट पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं या 4 डे क्रिकेट नहीं हो रही, उसका वनडे क्रिकेट में डेवलपमेंट मुश्किल है। T20 इज सेपरेट, T20 में डेवलपमेंट हो सकती है, वनडे में मुश्किल है। तो अफगानिस्तान के जितने भी आप प्रॉब्लम्स ये बता रहे हैं वो एंड में इसी तरफ जाते हैं कि जब तक उधर फर्स्ट क्लास क्रिकेट सेटअप 4 डे क्रिकेट नहीं होगी तो वो स्किल्स डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल, इट्स अ लॉन्ग रोड फॉर अफगानिस्तान एज वेल एंड एज इज विद ऑल द अदर टीम्स इन दिस वर्ल्ड फॉर्मर कप। कोच अफगानिस्तान। इसमें हुआ ये कि एसोसिएट से खेलते हैं, आपकी रैंकिंग बनती चली जाती है। तो ये 8वें या 7वें नंबर पे आ गए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 22 जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। वो उस वक्त ये अनाउंस हुआ था ना, ये क्वालिफाई कर गए हैं। ये भी क्वालिफायर में जाना चाहिए था, अगर ये क्वालिफायर में जाते शायद क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आईसीसी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपके नंबर्स मिल रहे हैं, आपको रैंकिंग के नंबर्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, एसोसिएट के साथ मिल के आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर मिसमैच हो रहा है वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं।
नेदरलैंड भी खेल रही है, लेकिन नेदरलैंड की एक प्रोग्रेस लग रही है हमें यार कि ग्रेजुअली वो बेहतर जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। प्लेयर्स का पूल यही है, ये देहरादून में करें या धर्मशाला में करें या दुबई में करें, इनको काबुल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अपने लोकल कोचेस को डेवलप कर सकते हैं। हमें यूनुस खान को साइन किया या उमर गुल को, वो पाकिस्तान वाले साइन नहीं कर पा रहे इन लोगों को, तो उन्होंने कर लिया, तो क्या वजह है कि 3 महीने के बाद दोनों छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। इश्यूज उनकी मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ की मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करने की कोशिश कर रही है अफगान क्रिकेट को, या प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमल दखल कर रहे हैं टीम में, तो ये टीम फिर कभी भी नहीं खड़ी होगी। तो ये टीम फिर बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे तो ये प्रोग्राम भी मजीद आगे नहीं चल सकेगा। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वापस आएंगे, मैं एक तो ये बात ब्रेक पे जाने से पहले जरूर इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं इट्स अ बैटर्स पैराडाइज, तो यहाँ पे जरा बड़ी केयरफुल सिलेक्शन होगी। बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल बी अनपैकिंग इंग्लैंड। लेट्स सी व्हाट इंग्लैंड हैज टू ऑफर ऑन द पेपर एंड ऑन द फील्ड। केम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा बिकॉज दिल्ली में एज वी डिस्कस्ड बिफोर maybe we will see big scores especially from that England batting lineup। और हमने ब्रेक से पहले थोड़ी और भी डिस्कशन की थी on the impact that Afghanistan have created or rather have failed to create at the big stage, और कहाँ पे उनकी development stages में improvements आ सकती हैं that will eventually translate into them winning at these big tournaments। So now let's move on to England a bit because यहाँ पे the batting we know how deep England bat। BK यहाँ पे ठीक है, England is a great batting side and they're known to go for those batters or those all-rounders who can give them those important contributions towards the end of the batting order। But now on the flip side उनकी bowling की अगर हम देखें, start उनका थोड़ा सा ideal नहीं रहा था for them, but then they brought in Reece Topley and now उनके साथ Chris Woakes के साथ Sam Curran, Mark Wood, now they have this very lethal and very impressive looking अटैक स्पेशली विद द न्यू बॉल। अगर आप देखें टॉपली और वोक्स जिस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एंड कल भी हम यही बात कर रहे थे वहाब, मैं आपकी भी इसमें ओपिनियन लेना चाहूँगी डॉट बॉल परसेंटेज। बट बीके स्टार्टिंग विद यू, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस रिन्यूड इंग्लैंड साइड नाउ दैट रीस टॉपली इज अप देयर? देखिए, एक तो जो आपको इसमें कॉमन थीम नज़र आएगी, ये जितने भी बॉलर हैं वो स्विंग पे डिपेंडेंट है। इवन रीस टॉपली हालांकि लंबे हैं, हाइट है, स्विंग पे बहुत डिपेंडेंट है। जहाँ बॉल स्विंग नहीं होता तो इनकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। इंडिया में आपको इतना स्विंग नहीं नज़र आएगा। सैम करन T20 का बहुत अच्छा एक्सेप्शनल बॉलर है क्योंकि इसकी वेरिएशंस एट द बैक एंड T20 में बहुत अच्छी है। वनडे क्रिकेट इंडियन कंडीशंस में इनको प्रॉब्लम ये होगा कि जब स्विंग बंद हो जाए तो फिर एक मार्क वुड ही बचते हैं जो कुछ फायर पावर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इनसे वहाब से ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इनसे आप रिवर्स स्विंग भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते इन बॉलर से। मतलब ये रिवर्स स्विंग भी उतनी अच्छी नहीं करते जितनी पाकिस्तानी या इंडियन जितनी करते हैं, तो उनमें ये इशू ज़रूर आएगा। लेफ़्ट आर्मर्स हैं लेकिन जहाँ पे लेफ़्ट आर्म का स्विंग नहीं होगा वहाँ पे इशू। हमारे अपने लेफ़्ट आर्मर जिनका स्विंग नहीं हो रहा उनको इतना बड़ा इशू आया हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी को, तो इनका स्विंग ना होगा तो वो प्रॉब्लम। वोक्स भी डिपेंडेंट ऑन स्विंग है, करन भी, विली भी क्योंकि पेस नहीं है, टॉपली में थोड़ा उसका एडवांटेज है कि बाउंस है, बाकी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन मतलब आज भी हम यही उम्मीद रखें कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी इंग्लैंड के बॉलर्स को। वहाब, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास डिफ़िकल्टी होगी। आई थिंक जो रीस टॉपली आए हैं पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़, सो यू नीड समबडी विद द न्यू बॉल बॉलिंग जिसकी पेस अच्छी है और जिसका लाइन अच्छा है, स्विंग अच्छा है, ताकि यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट विकेट। सो आई थिंक इट्स अ राइट मूव फॉर रीस टॉपली को। इनको पहले मैच में भी खिलाना चाहिए था
और अब लास्ट वर्ल्ड continue कप करवाएं। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मिस आउट भी वो कर गए थे इंजरी की वजह से, बट नाउ दिस कम बैक आई थिंक नाउ ही हैज मेड अ केस फॉर हिमसेल्फ कि जहाँ पे वो गैप उनको बॉलिंग के अंदर नजर आ रहा था टॉपली के आने से वो फिल भी हुआ है, एंड इट मेक्स यू थिंक कि अगर वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी हिस्सा होते इंग्लैंड की टीम का, इवन दो इंग्लैंड ने जीता वो वर्ल्ड कप, लेकिन फिर भी वो उनके लिए एक बड़ी एक चीज़ मिस आउट उनसे हुई इसमें होगी। सिर्फ एक और चीज़ है, देखिए जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले थे यहाँ पे, इनके पास जो अटैक में बॉलर थे ना वो थे आर्चर। तो आर्चर करते थे नया बॉल, उसमें फिर आपके पास प्लंकेट थे जो ऑल्सो बॉल 140 प्लस, और उसके साथ इनके साथ जो है वो फिर ये मार्क वुड वगैरह सारे साथ बॉलिंग करते थे। अब आर्चर नहीं है, सो दैट पेस एलिमेंट एंड दैट एक्स फैक्टर इज मिसिंग विद द न्यू बॉल, क्योंकि वो ज़्यादा स्विंग पे ट्रस्ट नहीं करते। आर्चर अब उसकी पेस है तो वो ज़्यादा विकेट से अपनी पेस की वजह से ही वॉज वेरी मच इफेक्टिव। अब जो इनके पास बॉलर्स थे पहले मैच में, वो क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं तो कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि जिधर बॉल स्विंग हो रहा हो रेगुलर इंटरवल पे या बॉल थोड़ा सा तेज़ आ रहा हो, सो दैट्स व्हाई दैट वाज द मेजर डिफरेंस। तो आई थिंक ट्रॉपली इज यहाँ पे एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि जब हम क्रिस वोक्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास ज़रूर मौजूद हो, लेकिन मैं राशिद भाई एक और जो यहाँ पे चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि इट्स अ बैटर्स पैराडाइज, तो बॉलर्स कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? आपको कितने सीमर्स खिलाने चाहिए, आपको कितने स्पिनर्स खिलाने चाहिए अगर आपके पास गिवन द पॉसिबिलिटी टू प्ले, तो कॉम्बिनेशन बॉलिंग का क्या होना चाहिए इन दिल्ली? देखिए कंडीशन पे खेल रही है टीम, लेकिन मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूंगा तो कंडीशन से हट के वो अपने मेथड के ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है। जैम्पा को लेके आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर उनके पास एक ही है, मैक्सवेल से करा रहे हैं। इंडिया आइडियल टीम में आपको नज़र आ रही है कि आपने शार्दुल ठाकुर को भी एक पेस ऑलराउंडर रखा हुआ है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। तो नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या भी है, फिर अश्विन भी है आपके पास बैकअप में, स्पिनर दो आपके प्लेइंग में है, तो ये आइडियल टीम बनती है। शायद हमने भी वैसी कोशिश की, लेकिन पेस ऑलराउंडर हमारे पास या बैटिंग फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद नहीं है जहाँ ज़रूरत पड़ने पे आप खिला सकते हो। तो हर टीम के पास कहीं ना कहीं कमी है। इंग्लैंड भी अपने वाले इवेंट की तरह आई है, लेकिन वहाँ मोइन अली खेले थे। मोइन अली इनका ड्रॉप नहीं होता, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है उनकी एज ए बैटिंग यूजफुल प्लेयर है कि उसको आप ऊपर नीचे आप नंबर कर सकते हैं। कभी 3 नंबर पे भी आपने देखा होगा, 6 नंबर से 8 नंबर पे भी वो आ जाते हैं। बॉलिंग किसी वक्त भी उनको करनी पड़ जाती है, जैसे बात की हफीज़ ने भी बात की, इन लोगों ने भी, आदिल रशीद की, उनको इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो उसका बैकअप इनके पास विद इन द टीम लिविंगस्टन है, लेकिन शायद वो वैसी बॉल ना कर सकें या रूट। तो मोइन अली इस टीम के अंदर इनके पास हिस्सा बनते हैं अगर बेन स्टोक टीम के अंदर आ जाते हैं। जी। बेन स्टोक आ जाते हैं तो इनके पास 3 पेसर हैं और 2 स्पिनर आपके साथ आराम से खेल सकते नहीं, हैं। लेकिन अगर बेन स्टोक्स आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते ये हैं? नहीं पता, की जगह पे आते हैं? सैम करन, चले उन्होंने बता दिया, सैम करन की जगह वो आ जाते हैं। तो आपके पास एक स्पिनर की जगह खाली हो जाती है कि अगर 4 से 5 ओवर अगर वो कर देते हैं तो शेयरिंग करेंगे मोइन अली उनके साथ। दोनों 10-10 ओवर नहीं कर सकते, जो कंडीशन है ज़रूरत पड़ने पे सिचुएशन के मुताबिक ये बॉलिंग कर सकते हैं मैचअप देखते हुए। मैं जरा बात भाई से पूछना चाहता हूँ क्योंकि सैम करन वाली ऑप्शन शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल ना हो। बेन स्टोक्स अगर खेलता है और वो बॉलिंग कर सकता है तो फिर तो वो हार्दिक पांड्या से तो मतलब उस लेवल का आपके पास ऑलराउंडर है। लेकिन अभी जो वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे नॉट श्योर कि वो बॉलिंग उसकी देख रहे हैं कि नहीं, कितने आया कि वो बॉलिंग करेगा भी कि नहीं, और अगर बॉलिंग करेगा तो कितने ओवर करेगा, वो मैनेज कर रहे हैं अभी उसकी फिटनेस इश्यूज की वजह से। तो जो मसला ये है, अगर बेन स्टोक्स आता है, बात है ठीक है कि अगर वो बॉलिंग कर सकता है सैम करन की जगह आ सकता है, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकता तो फिर आप देखते हैं किसके, ब्रुक की जगह आएगा फिर, या फिर वो सोचते हैं लिविंगस्टन, लेकिन लिविंगस्टन बॉलिंग भी बॉलिंग कर रहा है, तो वो बैलेंस फिर आपको करना है। अगर बेन स्टोक आउट एंड आउट बैटर खेलता है तो फिर आप देखते हैं किसी, अब वो डायमेंशन उसमें है। मुझे जो शक है कि अभी तक वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो वो उसको ज़्यादा ओवर कराएंगे नहीं, उसको उन्होंने इस तरह मैनेज करना है, तो वो एक इशू ज़रूर बनता है। गस एटकिंसन और मार्क वुड, देखिए मार्क वुड को भी ये 9 मैच इकट्ठे तो नहीं खिलाएंगे, तो वो जो लाइक फॉर लाइक इनकी रिप्लेसमेंट इनके दिमाग में है वो कि फास्ट बॉलर जो है, जो ज़्यादा पेस वाला है, वो इनके पास जो स्क्वाड में बैठा है वो गस एटकिंसन है। तो शायद लगता है ऐसे है कि शायद वो मैचेस मार्क वुड खेलेगा जहां मतलब इंपॉर्टेंट मैचेस खेलेगा, उसको भी ये मैनेज काफ़ी करते हैं, तो शायद लगता है कि गस एटकिंसन आज खेल जाए। इस मौके पे एक छोटी सी स्पीड ब्रेक लेना चाहते हैं, ओनली फॉर 30 सेकंड्स, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है।
राइट हफीज़, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बोल करना. अगर हम बैटिंग के ऊपर आए, अब मलान हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी दैट वेरी स्पिरिटेड ओडीआई बैटर, बिकॉज हमने ये काफ़ी शोज़ में डिस्कस किया है कि फेज़ बाय फेज़ आप जब गेयर शिफ्ट करते हैं और आप सिचुएशन के मुताबिक अपने स्ट्राइक रेट को एडजस्ट कर सकते हैं. जहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना है वहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम लें एंड देन एक्सेलरेट. मलान इन हिज लास्ट मैच गॉट अ ब्यूटिफुल 100 एज वेल. 5 छक्के थे उनकी उस इनिंग्स में. अब अगर हम मलान के स्ट्राइक रेट को देखें, जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया तो 130 के स्ट्राइक रेट पे, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा डायल डाउन किया एंड टुवर्ड्स द एंड दोस लास्ट फ्यू बॉल्स ही प्लेड, ही वेंट ऑल आउट. कितना ज़रूरी है ये एक बैटर के लिए, क्योंकि हमने गेम को इवॉल्व होते भी हमने काफ़ी उसकी बात की है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर मलान टू बी एबल टू एडजस्ट टू द कंडीशंस दैट ही इज़ बैटिंग इन. देखिए, मलान के हवाले से मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे साथ लीग क्रिकेट खेले में, एंड ही वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं कब इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करूं. हम ज़ल्मी में इकट्ठे खेले. इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसें दी. टेस्ट में शायद इतना बड़ा नहीं खेल सके, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में इनका इम्पैक्ट बहुत शानदार है. और इस अपॉर्चुनिटी को जैसे उन्होंने मेरा ख्याल है कि नंबर 1 या नंबर 2 स्लॉट पे ये रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी बैटिंग, अपनी कंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से, और उसी को वर्ल्ड कप के अंदर फॉलो अप कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनल क्रिकेटर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि लाजमी नहीं, ही इज़ नॉट अ डिप्राइव्ड वन, बट ही वॉज वेटिंग फॉर हिज ओन अपॉर्चुनिटी कि जब मुझे मिलेगी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा. सो देयर इज़ ऑलवेज इन अ प्रोफेशनल कैरियर यू नीड टू वेट फॉर योर टाइम. Once you get that, you make it bigger. So I think Malan is one of those who's making it absolutely bigger. Like जो भी इसको opportunity मिल रही है, with the same time मुझे लगता है कि अभी और grow करेगा, क्योंकि इसका जो hunger है to perform for the country, to perform at highest level, that I can see whenever he plays for the England. Exactly. इसी के साथ जहाँ पे हम डेविड मलान की बात करें, मेरा ख्याल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट अभी हिस्टोरिकली भी अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर के ऊपर है, मैं ज़रा जो रूट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ कि उनके मोस्ट रन है. अब वनडे इंटरनेशनल्स की हम बात करते हैं, राशिद भाई स्टैटिस्टिक्स तो हम जरूर शेयर करेंगे. यहाँ पे जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इनको राइट आर्म सीमर के ऊपर डिफिकल्टी होती है. आई थिंक फॉर दैट जब हम जो रूट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि इनकी शायद मेरे ख्याल है समवेयर अराउंड 64 जो फिगर नजर आती है. मैं सबसे पहले जरा स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, फिर उसके बाद जो रूट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि क्या आज ये वो इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान जो कि एक्सपेक्टेड है इनसे. नहीं, बिल्कुल. राइट आर्म सीमर अगर आउट स्विंग हो रही है या सीम हो रही है फ्रंट से, तो हर एक को प्रॉब्लम होती है. दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि थोड़ी सी स्विंग हो या सीम हो उसको प्रॉब्लम ना हो सकता है जो आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, मे बी इनिशियल 20 बॉल्स में वो बॉल्स हों जिसमें 64 का उसका स्ट्राइक रेट हो, मे बी 150 का उसका स्ट्राइक रेट लास्ट 10 बॉल्स के ऊपर हो, वो शायद मेंशन ना हो, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है. लेकिन ये 153 इनिंग्स है सर इनकी. इन्होंने 6405 रन बनाए विद एन एवरेज 49.26. स्ट्राइक रेट रहा 87.04. 16 सेंचुरी. इनका दिखाने की जरूरत नहीं, इनका सबको ही पता है ना कि क्या कितनी सेंचुरीज करते हैं, टेस्ट मैच में कैसा खेलते हैं. वन ऑफ द ग्रेट्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, ये आ चुके हैं. जिस तरह से हमने विलियमसन की बात की थी, हम विराट कोहली की, बाबर आजम की बात करते हैं, स्मिथ की बात करते हैं, ये इस दौर के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं. और जिस तरह से हफीज़ अक्सर इनका तस्करा करते हैं कि अपने आप को चेंज किया, टेस्ट क्रिकेट में चेंज किया, इन्होंने वनडे में बाद में चेंज किया. जिस तरह पाकिस्तान में पिंडी टेस्ट में लेफ्ट हैंड बैटिंग की है, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है. जब लेफ्ट हैंड बैटिंग करके वो रन बना रहे हैं तो रिवर्स स्वीप तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है. तो ये इंग्लैंड वाले शायद इनको अपने प्लान का हिस्सा ना रखते, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हमारे प्लेयर्स को क्या दुनिया के तमाम प्लेयर्स को सीखना चाहिए. बिल्कुल, मैं उसी बात से कनेक्ट करूँगी जिस तरह उन्होंने वनडे क्रिकेट में उनकी जितनी एक्सेप्शनल बैटिंग है रूट की भी ऑल नो, बल्कि अक्रॉस फॉर्मेट्स. बट अगर हम इंग्लैंड क्रिकेट को देखें इन द रीसेंट ईयर्स, जो एक टैग उनके साथ एसोसिएट हुआ है, बल्कि इट्स बिकम देयर ब्रांड. It is baseball, and everybody knows what baseball is, that intent, that aggression. And Josh Butler has really been leading the way with that baseball intent. आपको क्या लगता है कि जॉस बटलर की एज अ कैप्टन कितनी एवोल्यूशन हुई है इन द लास्ट few years, and how as a batter has he adjusted across formats? क्योंकि अभी भी वो जिस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, वो लगता नहीं है कि वो जो है वनडे क्रिकेट के वही टेम्परामेंट के साथ करे. इट रियली अपीयर्स एज इफ ही इज going all out T20 style aggressive. देखिए, बटलर जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है
और ही स्टार्टेड ऑफ टू बैट फ्रॉम नंबर 6, उसके बाद से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते रहे और T20 में फिर उनको ओपन करवाई गई स्पेसिफिकली T20 वर्ल्ड कप्स के लिए। उसके बाद उनको वापस जो है अब दोबारा जब वनडे क्रिकेट आई है तो उनको वहाँ पे वो जो फायर पावर थी, एडजस्टमेंट थी, वो खेल रहे हैं 5वें नंबर पे। आप अक्सर देखेंगे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अपने नंबर्स चेंज करते हैं, इवन मोइन अली जो है वो ही कम्स टू ओपन एज वेल। सो दिस इज़ वेयर द बेसिकली दे हैव फाउंड देमसेल्फ के उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन ऐसी क्रिएट की है जिसमें उन्होंने ये बहुत ज़्यादा वाजे कर दिया है कि हम लोगों को किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना है, किसको फॉलो करना और कैसे वी हैव टू गो अबाउट इट। इसी तरह जो रूट की भी बात की है वो भी इसीलिए की है कि जो रूट की जो फॉर्मेशन है, ही वॉज वन मैन जिसके इर्द गिर्द सारे पहले खेलते थे, बट ही इज़ वन मैन जिसने देखा कि यार अगर मैं अब इस सिस्टम में रहना चाहता हूँ तो मुझे भी साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ अ प्लेयर के जिधर आप देखते हैं कि वो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर सकता है क्योंकि उनको अपनी पावर हिटिंग एबिलिटीज़ पे बहुत यकीन है सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स को। जिस नंबर पे भी आप उनको खिला देंगे तो वो जाके वहाँ पे अपनी गेम चेंज नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी वरीड अबाउट के जी रिजल्ट क्या होगा। यही चीज हमने इंडिया की बैटिंग में भी देखी है कि एल राहुल को जिस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया, फिर जिस तरह प्लेयर्स आर एडजस्टिंग टू मेक रूम फॉर प्लेयर्स हु आर इन फॉर्म एंड हु हैव टू सिट आउट लाइक ईशान किशन। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट द थिंकिंग एंड द माइंडसेट एंड द कल्चर ऑफ द टीम इटसेल्फ। बिल्कुल, देखिए ये कल्चर क्रिएट करना पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है आपको। दिस इज़ नॉट कम कि जी आपने कह दिया और हो गया। इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है जिसको लेके ये साथ साथ चल रहे हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं और फॉलो करके इनको उससे रिजल्ट मिलता है। ये बुरा नहीं मनाते, पहला मैच हार के इन्होंने बुरा नहीं मनाया कि यार हम जिधर 350 कर सकते थे हम 280 पे आउट हो गए। और जहाँ रिजल्ट नहीं भी मिलता आपको वो याद इस होगा चीज़ फीस को भाई ने वो नहीं लेते। आपको याद होगा फीस भाई ने कहा था यार ये अगले मैच में आएंगे 350 करेंगे, तो ये आज फिर 350 करेंगे। Okay. इनकी सोच वो है। फेलियर कम है इनके प्रोसेस में, लेकिन इसी प्रोसेस में इनको कामयाबियां ज्यादा मिली हैं। इस वजह से दे आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमारा रोल क्या है। फिर मेंटली प्रिपेयर्ड है। रोल की आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर है कि हर एक को करना क्या है। बिल्कुल, और रिस्क से नहीं घबराते हैं। दे आर नॉट डिफेंसिव व्हेन इट कम्स टू मेकिंग दोस चेंजेस। जी बी के क्विकली एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, ये बेसबॉल नहीं है, ये 2015 में मॉर्गन और ट्रेवर बेलिस उनका कोच था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मतलब जिस तरह वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल, बेसबॉल तो टेस्ट मैच में आया, वो तो बाद में आया। तो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद उन दोनों ने ये सोचा और पूरे इंग्लैंड के स्ट्रक्चर ने ये सोचा कि हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें और इस तरह से हम चले। तो बेसिकली ट्रेवर बेलिस और मॉर्गन उसको लीड करते थे। दूसरी एक छोटी सी बात मैं रूट पे ऐड कर दूं। रूट जिस टाइम पे उसने कप्तानी की और जिस टाइम पे इंग्लैंड पे बहुत जवाल था हर फॉर्मेट में, और वो कप्तान था स्पेशली टेस्ट मैच में, वो अकेला ही खेल रहा था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते कि वो अब तक छोड़ के चले गए होते। मेंटल स्ट्रेंथ तो उसकी देखें कि उसमें भी वो खुद परफॉर्म करता रहा, टीम नहीं जीत रही, प्रेशर उस पर बहुत है, उससे कप्तानी गई, उसने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं, वो खेलता रहा। अब उसका बयान आता है कि मैं अगला वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूं। तो वो जो हंगर की जो हफीज़ बात करें, हंगर तो अभी भी प्रेजेंट है। उस बयान में वो ये कह रहा है कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं इफ़ आई एम गुड इनफ, इफ़ द टीम अलाउज मी। अगर मेरी जगह नहीं मिलती दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन मैं खेलता जाऊंगा। तो ये आप उसकी ग्रेटनेस इस तरह से देखें, उसके मतलब मेंटल उसका एस्पेक्ट ये देखें कि वो उसको भी पता है कि शायद मैं 4 साल बाद शायद मैं उस तरह का प्लेयर ना रहूं, लेकिन डिटर्मिनेशन की यही है कि भाई अगर मुझे निकाल सकते हो तो निकाल दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खेलूंगा और अपने आप को अडेप्ट करता रहूंगा। जबरदस्त वो एम्बिशन जो है वो भी उन्होंने जाहिर किया। बट यहाँ पे इंग्लैंड और अफगानिस्तान की इतनी हमने डिस्कशन अभी की है। टीम्स तो जो मैदान में उतरेंगी, जो गिवन डे पे कंडीशंस होंगे, व्हाटएवर दे मेक ऑफ देम, द बेटर टीम विल विन। लेकिन जो इन दोनों टीम्स का, इन दोनों मुल्कों का जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके थ्रू प्लेयर्स ऊपर आते हैं, उन दोनों में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। ये हमने इस सेक्शन में आई थिंक जो हमारी की फाइंडिंग निकली है वो ये निकली है, और इसी के ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक वी विल फर्दर डिस्कस इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। कहीं मत जाइए, गेम ऑन है।
ख़वातीन और साहब, वेलकम बैक। पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गेम ऑन है के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जहां पे पहले हमने बरतानिया की टीम की बात की, वहीं पे अब हम अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करना चाहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जिनके ऊपर नजर रखी जाती है या जिनको इंपैक्ट प्लेयर माना जाता है वो है राशिद खान। मैं जरा हफीज भाई की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, मैंने उस दिन बाजू भाई से बात की थी कि यार कहीं ना कहीं किसी प्लेयर को ये फेलियर जरूर या उसका एक फियर तो रहता होगा जिसकी वजह से शायद उनकी राइट एप्लीकेशन नहीं हो पाती। अब कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट हमने देखा राशिद की फिगर्स अमंगस्ट ऑल दी जितने भी हम स्पिनर्स बात करते हैं वो अमेजिंग, वो समवट अराउंड 3.75, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है वो नहीं नजर आता। पहले मैच में उनकी 11वें ओवर में एप्लीकेशन नजर आती है, दूसरे में 15वें ओवर में उनकी एप्लीकेशन नजर आती है, बट वो रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे राशिद, अनफॉर्चुनेटली। इज इट बिकॉज ऑफ द पिच ही इज प्लेइंग ऑन? देखें, कप्तान अपने प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन करता है ऑन द फील्ड। जैसे हमने कल देखा कि रोहित शर्मा ने अपने रिसोर्सेज को राइटली जो है यूटिलाइज़ किया और बेस्ट रिजल्ट लिए। और पहले भी हम देख चुके हैं कि वो उनकी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो भी उनके पास मौजूद है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं। इनके हवाले से ये डिस्कस की गई कि ये शायद खुद देखें, कोई भी प्लेयर ना खुद अपने लिए रोल प्ले नहीं करता या वो इंटिमिडेट नहीं करता कि जी मैंने यही काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। कप्तान ने उसको यूटिलाइज़ करना। मुझे लगता है कि शाहिदी एज ए कैप्टन इज़ लर्निंग, और वो अभी तक राशिद की वनडे की यूटिलाइजेशन को नहीं समझ पा रहे। हमें ये लगता है कि जब भी आपका वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में जब आपका एक प्रेशर जोन आता है, आपको अपने बेस्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए और उसी से डिमांड करनी चाहिए कि वो रोल प्ले करे। जैसे कि हमने देखा कि इनको जब मार पड़ रही थी पहले 10 ओवरों में, तब भी राशिद नहीं आए और तकरीबन 15 या 20वें ओवर में उनको लाया गया। मुझे लगता है कि वो पहले यूटिलाइज़ कर सकते हैं 3 से 4 ओवर का इम्पैक्ट एट दैट टाइम जब उनको विकेट नहीं मिल रहे। हाँ, विकेट मिल रहे हैं, अगर बॉलर अगर फजल फारूकी और उमर ज़ई या जो भी फास्ट बॉलर खेलते हैं अगर वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो फिर तो हमें शायद उनको 10 ओवर के बाद या 12 ओवर के बाद लाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल पा रही वो विकेट, क्योंकि विकेट ज़रूरी है, वहाँ पे इनको वहाँ पे यूज़ करना, आई थिंक इनके लिए भी यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगी और इनका इम्पैक्ट भी बेहतर होगा। क्योंकि जब आप इम्पैक्ट के बगैर बॉलिंग करते हैं तो दूसरों को पता है कि आपको हमने कैसे नल करना है आपकी बॉलिंग को, और वो क्या करते हैं वहाँ पे रोटेशन करके आपके वो 3 से 4 ओवर गुजार देते हैं और आप ना इम्पैक्ट डाल पाते हैं और ना ही आप किसी तरीके से थ्रेट करते हैं। तो एक थ्रेटनिंग पोजीशन होती है जिसको असेस करता है कप्तान और वो अपने बेस्ट बॉलर को बॉल थ्रो करता है कि वो आए और आके रोल प्ले करे। तो मुझे लगता है यहाँ पे शाहिदी का रोल जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट को मुझे लगता है कि शायद वो लर्न कर रहे हैं या वो राइट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, और टैलेंट इतना मतलब अच्छा टैलेंट है उनके डिस्पोजल पे, वही बात है कि बेस्ट कैसे यूटिलाइज करेंगे। बीके, एक और जो टैलेंट है अफगानिस्तान की टीम में मुजीबुर रहमान, आई मीन ही हैज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो ही हैज़ दैट। जिस तरह राशिद की हम बात करते हैं, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है और प्लेइंग विद अदर प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अफगानिस्तान के कोच भी जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो भी यही बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्लेयर्स के लिए ज़रूर ये कंडीशंस जो हैं जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मोस्ट एडवांटेज, बट इवन देन आवर प्लेयर्स हैव फेमिलियरिटी विद सम ऑफ दीज प्लेयर्स प्लेइंग विद देम इन लीग्स। कितना ज़रूरी है ये फॉर अ प्लेयर लाइक मुजीबुर रहमान, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ही एंड हिज एक्सपीरियंस टू दिस अफगानिस्तान साइड? देखिए, हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान की टीम की तो सबसे पहले यही नाम आते हैं कि जी स्पिनर्स इनके बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो आउटस्टैंडिंग इसलिए हैं क्योंकि आपको हर जगह खेलते हुए नज़र आते हैं, लीग्स में खेलते हुए नज़र आते हैं, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रैवल करते हैं। और कोई भी T20 लीग होती तो सबसे पहले हर टीम की चॉइस यही होती कि राशिद खान को हम किसी तरह अपनी टीम में उठा लें और उसको रख लें। ज़ाहिर है अब वो मतलब अगर आप पीछे जाएं तो 2011 में भी जाएं तो शायद इंडिया जब आप ट्रैवल करते थे तो वो टीम्स थोड़ी अप्रीहेंसिव होती थी कि वहाँ कंडीशंस क्या मिलेंगी। अब बासवा पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स वहाँ पे जाते हैं तो फिल्म IPL खेल के तो वो उनको फेमिलियरिटी है ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्लेयर्स, वो सारा कुछ है। अब वर्ल्ड की जो क्रिकेट होती है वो कंडेंस ऐसे हो गई है कि हर कोई हर जगह जाके खेल रहा है, तो कंडीशंस सबको मालूम है कि कैसी हैं। प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान राशिद मुजीब को आता है कि वही बात के T20 में इन स्पिनर्स को सेटअप नहीं करना पड़ता। सेटअप इनका होता है 2 बॉलें, क्योंकि तीसरी बॉल को आपको पता है कि बैटर जो है वो ट्राई करेगा मुझे हिट मारने का, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। मुजीब हैज़ द बेस्ट इकॉन, लाइक हम अगर T20 से वनडे पे आए बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
उनकी टीम अगर 200 स्कोर नहीं कर रही तो फिर टीम नहीं जीतती। ये तो मसला है, बट लुक एट दैट इकोनॉमी रेट, इट्स द बेस्ट नया बॉल इकोनॉमी ये रेट इन पावर प्ले। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ये है कि वो ऐसी टीम में खेल रहे हैं जो ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है। जब यही परफॉर्मेंस ये लीग के किसी टीम के लिए देते हैं तो वो लीग की टीम जो होती है वो तकड़ी होती है। इन T20 इनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है इनटू अ विनिंग परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। तो राशिद खान भी जब भी लीग खेलते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उस लीग में वो हाईलाइट इतनी ज़्यादा कि वो अक्सर फाइनल खेल रहे होते हैं या वो चैम्पियनशिप जीत जाते हैं। इसमें दो इफेक्ट ये हैं कि अफगानिस्तान बाकी टीमों से वनडे क्रिकेट में वीकर है और रन्स इतने नहीं है टू प्ले विद, प्लस द फैक्ट कि अगर मुजीब और राशिद हैं यही दो स्ट्राइक बॉलर हैं तो ओडीआई क्रिकेट में इतना टाइम है। हफीज़ ने भी मेंशन किया कि इतना टाइम होता है कि चलो यार इसके 2-4 ओवर निकाल लो, हमें अटैक नहीं करना। तो मसला इधर ये है कि इवॉल्व करना है, राशिद खान को अब इवॉल्व करना है। राशिद खान नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन अब उसको ये पता है कि सारी टीम का यही टैक्टिक है कि मुझे ज़्यादा चांस नहीं लेंगे। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, जो ग्रेट बॉलर्स बैटर्स होते हैं, वो फिर इवॉल्व करते हैं। अब टैक्टिक्स दूसरी टीमों की इसके खिलाफ वनडे क्रिकेट में चेंज होगी, मुजीब के खिलाफ भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी कि हम चलो इसके ओवर निकाल देते हैं। अब उसमें से इवॉल्व होके कैसे सक्सेसफुल होना है वो अब राशिद खान का काम है कि वो एक स्टेप ऊपर जाए। देखिए मुजीब का अपने इकोनॉमी रेट दिखाया, विकेट्स नहीं बताएंगे कितने विकेट जी। विकेट्स जो हैं उनकी हमारे पास अभी डेटा आता है तो हम शेयर करते हैं, बट फिलहाल हम लेंगे तो आएगा डेटा। पावर प्ले के अंदर जो जिस दिन वो विकेट लेंगे उस दिन आएगा। विकेट टेकिंग एबिलिटी सही नहीं बड़ी गहरी बात की। अब क्या है कि राशिद खान कौन से ओवर में T20 में आते हैं? 7वें ओवर में। जी। पावर के प्ले के फौरन बाद, यहाँ पे भी पावर प्ले के फौरन बाद आ जाना चाहिए। 11वें 13वां 15वां 17वां 19वां ओवर आप कर सकते हैं। ये है विकेट लेने के टाइम, क्योंकि पावर प्ले खत्म होता है, आप बैट निकालना शुरू करते हो। उसके बाद मुजीब सक्सेसफुल नहीं है, इकोनॉमी रेट के अलावा विकेट नहीं ले रहे ना, पेसर से बॉल कराएं आप, उनको भी साथ में आप इनके जोड़ दें। ये 10-15 ओवर 25 ओवर तक ये दोनों मिल के बॉलिंग करेंगे, यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ये ओवर कहाँ करते हैं राशिद खान? 21वें ओवर या 22वें ओवर में आते हैं जब मैच ओवर हो चुका होता है, फिर आखिर में विकेट लेने के लिए जाते हैं। तो क्या है कि ये तो जहाँ उनकी इनिंग बिल्ड हो रही है वहाँ तो दोनों अच्छे बॉलर बॉल ही नहीं कर रहे। और नाम किसका आ रहा है? मुजीब इनके पास है, राशिद इनके पास है। यहाँ पे राशिद भाई एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ हम बॉलिंग की बात करें बैटिंग पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैं जरा उमर ज़ई को टच करना चाहता हूँ, क्योंकि उमर ज़ई शायद अगर हम बात करते हैं लेग स्पिन के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा है, 137 का है। फिर हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में तो 31.82। अब बात यह है कि जब हम लेफ्ट आर्म सीमर की बात करते हैं तो उसके ऊपर इनका स्ट्राइक रेट 65 का है। जहां रीस टॉपली के साथ हम मैचअप करते हैं, उन्होंने तो लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया। नहीं वो तो बांग्लादेश वाले मैच में आप बात कर रहे हैं टॉपली ने। अब इनके खिलाफ नया बॉल टॉपली की बात कर लेते हैं। अब उमर ज़ई पे पहले आ जाए। इंडिया के खिलाफ मैच था, टफ मैच था, उनको थोड़ा सा आगे प्रमोट कर दिया गया। वहाब भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ। वहाब भाई आपसे हशमतुल्लाह शाहिदी की बात करना चाहता हूँ। कप्तानी पे तो हम लेटर ऑन शायद जरूर मूव ऑन करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन लेग स्पिन को स्ट्राइक रेट इनका 91.30 का है। अब जहाँ रीस टॉपली की मैंने बात की थी कि लेफ्ट आर्मर्स को ही उन्होंने आउट किया है, वहां पे ये स्ट्रगल भी करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स। 53 का स्ट्राइक रेट है इनका। देखिए लेफ्ट हैंडर्स जो है अगर तो स्पेसिफिकली नए बॉल खेलते हैं तो तब तो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बॉल स्विंग होता है, अच्छी इनकी वो रहती है, क्योंकि अपने भी बॉलर्स उनके मोस्टली उसी स्पीड और उसके साथ है। तो ये देखना पड़ेगा कि एक तो ये आउट किधर हुआ, सेकेंडली लेग स्पिनर से तो हर एक को प्रॉब्लम होती है। मोस्टली प्लेयर्स हमने भी देखा कि हमारी टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लेग स्पिनर्स का बॉल पिक नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्लेयर में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। आई होप कि वो ही इज बीन वर्किंग ऑन इट और एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट एज वेल। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी टाइम फॉर पिच रिपोर्ट। सो खवातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा, बिकॉज देयर इज ओनली much of time left, in this contest, which is going to be in between England and Afghanistan. Game on, don't go anywhere. We'll be right back. Come on, let's do this.
वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। अभी हमने दोनों टीम्स को देखा, की प्लेयर्स को देखा, अब जरा वेन्यू को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ गेम कैन वी एक्सपेक्ट टुडे। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि स्पिन हैवी रहते हैं, वो रिलाई भी करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली शायद वो रिजल्ट्स गाना नहीं हुए, लेकिन जो पिच है वो ये बता रही है, मंजरनामा पेश कर रही है, वो या अक्सी पेश कर रही है, वो उसकी अक्सी करती है कि यहाँ पे शायद स्पिनर्स इतने डोमिनेट ना कर सके। तो प्लान बी क्या होगा अफगानिस्तान के पास? देखें, सबसे पहले तो टॉस मुझे नहीं लगता कि कोई इंग्लैंड ज़रूर चाहेगी कि वो बैटिंग करे। मुझे नहीं लगता कि उनको खाम खा अपने आप को चेजिंग जोन के अंदर डालने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है को नेट रन रेट को हासिल करने के लिए सोच लें, लेकिन ये पिच ऐसा है कि अगर इंग्लैंड पहले खेले तो आप अपने 350 पौने 400 रन्स को क्यों आप ना करें, यहाँ पे करना चाहिए। अफ़गानिस्तान फॉर श्योर मुझे लगता है कि उनकी स्पिन की जो डोमिनेंस है अपनी, यहाँ एक जो उनका एक सोच है कि वो स्पिन के ऊपर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, वो इनके लिए मुश्किल है। ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन विद फास्ट बॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो राइट एरिया में वो बॉलिंग नहीं करेंगे, स्पिनर को इस पिच के ऊपर मुझे लगता है क्योंकि टर्न नहीं मिलेगा, स्लॉक स्वीप, यूजिंग योर फीट, गोइंग आफ्टर द स्पिन बॉलिंग शुडंट बी इशू फॉर द इंग्लैंड। हमने देखा कि वो पावर हिटिंग पे बहुत बिलीव करते हैं और उन्होंने अपनी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई है एज ए बैटिंग यूनिट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लिए इस पूरे मैच में डोमिनेंस अगर उसने कहीं पे भी पकड़ना है तो वो फास्ट बॉलिंग का रोल बड़ा अहम होगा अदर देन द स्पिनर्स। एग्जैक्टली ये हफीज भाई ने बाजिद भाई बात की, ऑब्वियसली थोड़ा इंग्लैंड के हवाले से कहा कि यार पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी कर लें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अफगानिस्तान अगर टॉस जीतता है उनके लिए सूटेबल होगा आज पहले बल्लेबाजी करना? क्योंकि वो ड्यू की बात कर रहे हैं, अब क्या ड्यू तक हम पहुंच पाएंगे या लाइट्स तक पहुंच पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। देखिए, अगर पौने 400 होना है तो फिर तो बैटिंग पहले कर लें, इतनी मार खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डीके बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि पिच इतना अच्छा है कि इस पर डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है, चेज भी हो जाएगा। और हमने देखा भी है कि ऐसे सीमेंट एक ग्राउंड है, वहाँ आपको पता होगा, लाहौर में 12 दरी, जहाँ पे ऐसे मारो तो टॉप एज लगे तो छक्का हो जाता है, वहाँ पे रन्स रुकते नहीं है। सही। तो ये इतना अच्छा पिच है, मेरे ख्याल अभी जितने भी वेन्यूज़ है इसमें ये सबसे अच्छा पिच है। अब ये प्ले करता है सीधा इंग्लैंड के हाथों में। इंग्लैंड को चाहिए ये ऐसे पिचेस जहाँ पे वो रन से मैच जीतें, बॉलिंग तक तो वो जाए नहीं, रन्स इतने ज़्यादा कर दें कि वो मैच जीतें। आई थिंक शायद नेट रन रेट अगर वो देख रहे हैं तो वो देखेंगे कि हम दूसरी बैटिंग कर लें। अफगानिस्तान ये अगर तो उन्होंने बचना है तो शायद वो कहेंगे हम पहली बैटिंग कर लें ताकि वो 400 तक नौबत ना आए, ताकि वो 400 तक सर, यहाँ पे अगर हमने दिल्ली के रन रेट के ऊपर भी बात करें अक्रॉस ऑल वेन्यूज इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, जो हमने 6 वेन्यूज देखे हैं, 7.24 इज द एवरेज रन्स पर ओवर। जी, क्या स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है? 400 टच हो रहा है। यहाँ पे मैं चाहता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेल रहा होता और चेन्नई में अफगानिस्तान इंग्लैंड खेल रहा होता तो बहुत मज़ा आता। ये हम बीसीसीआई के लिए बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए इंग्लैंड कहाँ खेल रहा है ये भी बहुत मानी खेज है, क्योंकि धर्मशाला में खेला उन्होंने अच्छा मैच, उनके लाइकली उनकी पिच थी। दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैकफायर हो गया वो भी। ये मैच भी देखें, आप वेन्यूज देखें इंग्लैंड के कौन से मिले हुए हैं, तो यहाँ एक शामिल नहीं है, यहाँ बिग 3 शामिल हैं। हाय, बिग 3 का जो अंदिया दिया है राशिद भाई ने, अच्छा यही गहरा लेकर आए। इंग्लैंड अगर खेलता जाके चेन्नई में अफगानिस्तान से तो आप Different. सोच सकते हो थोड़ा नेट रन रेट नीचे आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ 2 पॉइंट देके निकले आगे। Exactly. इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जब आईसीसी इवेंट्स में या कहीं पे जाता है तो उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि बिस्किट कौन से खाने हैं चाय के साथ, और जो दूसरे बोर्ड जाते हैं वो जाके ये सोच के आते हैं कि हमने प्लानिंग क्या करनी है। तो मुझे लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस भी हमारी इन बहुत सी चीज़ों में आपको नजर आएगा। और अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जैसा आपने तस्करा किया था। वहां पे अगर पिच के पास बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है फॉर अ क्विक, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी टीम के लिए? क्योंकि जब हम स्पिन की भी बात करें, हम सीम की भी बात करें, क्या ज्यादा इंपैक्टफुल होगा इस पिच के ऊपर? देखिए, अगर बॉलर को किसी तरीके से की हेल्प नहीं मिल रही होती विकेट से, तो प्लान बहुत सिंपल होता है कि विद इन द स्टंप्स आप बॉलिंग करें, बैक ऑफ लेंथ करें या गुड लेंथ करें, डिपेंडिंग अपॉन के विकेट पे बाउंस कितना है या एडजस्टमेंट क्या है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी कि आपको उसमें एज अ बॉलर यू कम टू नो कि क्या हो रहा है विकेट पे, क्या नहीं हो रहा। जब आप पहले 2-4 ओवर देखते हैं तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। सो आई बिलीव के विकेट टू विकेट, इवन के दिल्ली की विकेट पे भी, क्योंकि रन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक
विकेट टू विकेट बॉलिंग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एग्जैक्टली मैं जरा रोहा से ही पूछना चाहता हूँ कि रोहा क्या लगता है आपको कि टॉस जीतकर अफगानिस्तान क्या करेगा अगर अफगानिस्तान टॉस जीतता है तो? आई थिंक दे वुड वांट टू बैट फर्स्ट एज वेल बिकॉज आया जिस तरह हफीज भाई ने भी कहा कि अगर आप इंग्लैंड को बैटिंग करने भेज देंगे फिर आप रेडी हो जाएंगे हम किस तरह से हम वो post टारगेट match पे चेज उसी time पे करेंगे। कर रहे होंगे जहाँ रात को करते हैं। बट आई वांट टू कम बैक टू दैट हफीज भाई बिकॉज हम आपसे रोज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम आज भी आपसे करेंगे टॉस जीत के जी क्या करना चाहिए विनिंग कैप्टन को? इंग्लैंड शुड बैट फर्स्ट और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी यही चाहेगा कि बैट फर्स्ट करे। बैट फर्स्ट करे। राजू सर? इंग्लैंड बैटिंग करना चाहेगा, अफगानिस्तान बॉलिंग करना चाहेगा। वहाँ बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको, क्या सोच रहे होंगे दोनों कैप्टन इस वक्त? देखिए डिपेंड करेगा कि ड्यू फैक्टर को दोबारा से ये लोग उसको कितना तरजीह देते हैं कि ड्यू आ जाएगी, पर ऑब्वियसली अगर ड्यू का लिए आपको रन ऑन द बोर्ड भी चाहिए, सो प्रोबेबली आई थिंक अफगानिस्तान वुड ट्राई टू बैट फर्स्ट। उसकी वजह यह है कि वो चाहेंगे कि रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद उनकी जो बॉलिंग है वो डिफेंड अच्छा, who will be your key player today from England? करें। मुझे मलान Again? Danger Malan. मलान और जॉनी Johnny, BK, जॉनी Bairstow. इंग्लिश Bairstow is somebody we need to English see कह दिया those मैंने big runs इसीलिए। from. क्या लगता है BK? Who are your key players from England today? देखिए मुझे लगता है कि ब्रुक पे आज काफ़ी, क्योंकि अगर ब्रुक इस मैच में नहीं करते तो फिर जो स्ट्रेट स्वैप होगा वो अगर आज स्टोक्स नहीं खेले तो अगले मैच में स्ट्रेट स्वैप होगा ब्रुक और स्टोक्स का। Well, that would be interesting to watch because हैरी ब्रुक का उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, जिनकी वो रिप्लेसमेंट हैं, जिसके जगह पे वो अभी खेल रहे हैं। नेक्स्ट मैच में शहजाद अगर बेन स्टोक्स आते हैं, that will make a huge impact. And the news from Delhi is that England have won the toss and they're going to field first. Now, what our experts over here inside the studio said, unfortunately, Roha was the other way around, but there's a reason to that. वजह यह है कि अब मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता, सबसे पहले भाव भाई के पास जाता हूं क्योंकि इन्होंने अभी टॉस के दरमियान ही बोला कि इंग्लैंड शायद पहले बॉलिंग के लिए ऑप्ट करेगा। शायद जो रीजन इंग्लैंड को लगती है वो ये है कि पहले 10 ओवर्स में जो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो अफगानिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। दे वांट टू रिलाई ऑन इट, गेट अर्ली विकेट्स, रिस्ट्रिक्ट देम टू अ स्मॉलर टोटल एंड देन कम ऑन एंड गेट व्हाट दे वांट। बिल्कुल इंग्लैंड का देखें, अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें, आप जब भी देखेंगे इफ़ इंग्लैंड विल विन द टॉस दे विल ऑलवेज ट्राई टू बैट सेकंड। उनको चेज़ करना पसंद है, यही उनका T20 में भी है, फॉर्मेट में यही है और इसमें वनडे फॉर्मेट में भी यही है, क्योंकि आई थिंक उनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है उसके ऊपर हमने देखा है कि चेजिंग में दे फील डिफ़िकल्टीज। इवन के जो मैचेस वो हारते भी हैं उनमें बॉलिंग जो वो विकटें नहीं ले सकती, इवन दो इंग्लैंड वाहिद टीम है जिसने 300 पे 300 करवाए हुए हैं। जी ठीक है ना, सो दैट इज़ द रीज़न कि दे बिलीव इन देयर बैटिंग, दे बिलीव इन देयर बैटिंग एज अ स्ट्रेंथ और वो हमेशा उस पर खेलते हैं। ठीक है। सो ये अगर टॉस जीतते तो इन्होंने पहले बॉलिंग ही करनी थी और आज भी उन्होंने वही की। नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है हशमतुल्लाह शाहिदी के वाले से बात होनी चाहिए। राज भाई आपकी जानिब आता हूँ, जब हम ये मवाजना करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड के पास नई बॉल के साथ विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मौजूद हैं, वहीं अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, सैंपल साइज छोटा है, 20 इनिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो उन्होंने 25 विकेट्स हासिल किए, जहाँ इंग्लैंड का मुकाबला करें तो 37 इनिंग्स में 63 विकेट्स उन्होंने हासिल किए पहले 10 ओवर्स में। वो अलग अलग टीम के खिलाफ है ना, इन दोनों का आपस का देखते हैं तो कितनी वैल्यू है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में बटलर ने अभी तक लंबी बैटिंग नहीं की, ब्रुक ने लंबी बैटिंग नहीं की, बड़े मैच में इनको बैटिंग करनी है, तो आज अगर ये पहले बैटिंग करते, इनको अपॉर्चुनिटी देते, 50-60 करेंगे तो निक में आएंगे। इसी तरह सिमिलर इंडिया हार्दिक पांड्या ने बैटिंग नहीं की, जडेजा ने नहीं की, जब ऊपर से फ्लॉप होंगे इनकी बारी आएगी तो वर्ल्ड कप में शायद प्रैक्टिस ना मिले। तो ऐसे मैचेस में आपको अपने मिडिल बैटिंग है उसको आजमाना चाहिए था। बिल्कुल, और आजमाने की बात हम कर रहे हैं हफीज़, यहाँ पे टॉस पे भी उन्होंने यही कहा शाहिदी ने कि 300 प्लस जो है वही हम माइंड में रख रहे हैं। बट डू यू थिंक 300 प्लस, just making 300 plus would be enough for Afghanistan because they will have to bowl really well at a batting side like England? तो खाली 300 कर लेना आपको लगता है काफ़ी होगा? पहले तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू गेट 300 अगेंस्ट इंग्लैंड। मुझे लगता है कि ये गुरबाज के 170 रन डाल रहे हैं बीच में। बाकी कोई नहीं खेल रहा तो थोड़ा क्या, बाकी भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक जो गुरबाज इम्पैक्ट डालते हैं तो मुझे लगता है कि वही एक इम्पैक्ट है इनके पास जो 260 प्लस करवा सकता है इनकी टीम के लिए। लाइक मुझे लगता है कि ठीक है उनकी अपनी प्लानिंग है, वी आल्सो रिस्पेक्ट दैट, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो रन्स ऑन द बोर्ड अगर वो 280 भी यहाँ पे करते हैं तो मैं ये फिर समझूंगा कि अब इस वक्त उनके लिए चैलेंज ये है कि अभी भी वो बात कर रहे हैं स्पिन की,
अभी भी वो फास्ट बॉलर पे रिलाई करने की बात नहीं कर रहे कि हमने कैसे, यानी अभी भी वो 3 स्पिनर गिर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। तो समवेयर आई बिलीव द माइंड साइड ब्लॉकेज जो है वो कहीं ना कहीं पे इनको रोक के बैठी हुई है, नॉट टू फ्लरिश राइट वे, या नॉट टू गेट दैट पॉइंट जहाँ पे एक कॉम्पोजिशन बने पूरी टीम जीतने की। येस, यू गॉट द गुड स्पिनर्स, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन ऑफ द फास्ट बॉलर ऑल्सो रिक्वायर्ड है वनडे क्रिकेट में। तो इनके 280 अगर ये करते हैं या जितना भी ये रन्स करते हैं, मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने सिर्फ इसलिए जो है वो चेज़ किया है कि वो अपना नेट रन रेट बेहतर करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले मैच में लूज़ किया। और आई एम श्योर कि दे विल ट्राई कि वो जो भी ये रन्स करें वो 30-35 ओवर्स में उसको चेज डाउन, यही कोशिश होगी उनकी। बीके, जस्ट दैट वन चेंज फ्रॉम अफगानिस्तान, नजीब सिटिंग आउट, इकराम कमिंग इन, इंग्लैंड गोइंग विद द सेम साइड। हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि मे बी इन टुडेज मैच दे कैन हैव दैट कंफर्ट टू रेस्ट मे बी मार्क वुड एंड हैव समवन एल्स फिल इन। डू यू थिंक कि ये मौका था इंग्लैंड के पास? देखिए, पहले भी मैंने एक बात की थी कि इंग्लैंड वो टीम है जो वर्ल्ड कप में बहुत कम प्लेयर्स को यूटिलाइज करती है। अगर आप इनका T20 वर्ल्ड कप देखें तो उसमें तो वो 11 के अलावा बात ही नहीं करते थे। तो इसमें भी देखेंगे, ये कहते हैं कि 9, 10, 11 अगर हम फाइनल तक पहुंचे तो 11 मैच हैं, तो हमारे प्लेयर 11 मैच खेल सकते हैं, हमारा बेस्ट 11, हमें ज़रूरत नहीं है टिंकर करने के लिए। शायद उसी पर वुड का एक शायद था कि वो उसको ये थोड़ा मैनेज करते हैं, आज उसको खिलाया है, शायद अभी तक वो ठीक हो। लेकिन इंग्लैंड का मंत्रा यही रहता है कि वो चेंज नहीं करते। अफ़गानिस्तान, मुझे अभी तक, मैं तो खैर ये अब बात करनी ही मतलब फजूल है, क्योंकि एशिया कप से शहजाद के साथ, राशिद भाई के साथ ये बात हो रही है कि नूर अहमद को नहीं खिलाते, और कब खिलाएंगे? इतने मैचों के इतने स्क्वाड के साथ हो गए, अगर नहीं खिलाना तो बेचारे को रिलीज़ कर दो, क्योंकि हम भी देखते हैं उनके स्क्वाड को, नूर अहमद है, शायद इसको खिला दें, हर मैच में नहीं खिलाते फिर वो। बिल्कुल, यहाँ पे उनके पास एक और मौका है, लेकिन बिकॉज हमने नेदरलैंड्स के मैच में भी यही बात की थी बीके कि जब ऐसी टीम्स के मैचेस होते हैं अगेंस्ट बिगर टीम्स, तो दैट इज़ मोर ऑफ अ लर्निंग कर्व फॉर देम। बट यहाँ पे अगर हम बात करें आज की प्लेइंग 11 की, शहजाद, आई वुड लव इफ यू कुड walk us through. Meanwhile, I want to continue talking to BK कि यहाँ पे learning curve जिसकी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के. Sorry, but since we do have the playing 11 in front of us, so for Afghanistan, ladies and gentlemen, in the top order we do see Rimanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran Rahmat, and then towards the middle order we do see Hashmat Nabi Ikram, and that's one change that we were talking about, that Azmat, and then towards the low order on the bowling department, that there's Rashid, Mujib, Fazal and Nabi. Now moving on towards England, and where we do see England as the favourite in today's contest. We do see this team without a change based on Milan Root in the top order. In the middle order, we see Harry Brook, Butler, Livingston, Vokes, and towards the end, ladies and gentlemen, there's Sam Curran, Rashid, Wood, Topley. Back to you, Roha. What were you asking? एक सवाल है मेरा जी। आज आपने उसकी आंखों में नहीं देखा अफगानिस्तान के कप्तान की, क्या कह रहा है? वो इसलिए नहीं मैंने देखा, किधर गया? हाँ, ये देखा, वो कहीं आपकी तरफ देख रहा है, बल्कि वो आपकी तरफ देख रहा है, इस वजह से मैंने नहीं उधर देखा। जी रोहा। बैक टू द क्वेश्चन जो मैं बीके आपसे पूछ रही थी कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब ये थोड़ी जो लेस एक्सपीरियंस्ड साइड्स होती है, उनके मैचेस होते हैं अगेंस्ट द बिगर साइड्स, व्हाट डू यू थिंक अफगानिस्तान कैन लर्न फ्रॉम दिस गेम? बिकॉज ऑब्वियसली हमने वीकनेसेस से उनकी काफ़ी बातें की है, बट आज के मैच से वो क्या नेट लर्निंग निकाल सकते हैं अपनी? लर्निंग मुझे तो नहीं समझ लगती कि आप जब एक कॉन्टेस्ट में जाते हो तो आप ये सोच के जाओ कि हम मैच लर्न करेंगे। आप सबसे पहले आप जिससे मर्ज़ी से खेलो, आप सोचते हो कि मैं मैच जीत सकता हूँ, वरना अगर ये सोच नहीं है तो पहले से ही आप ग्राउंड में एंटर होने से पहले ही आप कंसीड कर रहे हो। लर्न तो आप तब करो कि वो फिर आपको आगे नज़र आए कि जी हाँ जी, इन्होंने इंग्लैंड ऐसे खेलता है तो उसमें से कुछ अडेप्ट किया है, या हमारे जो स्पिनर्स इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके, या हमारी बॉलिंग चेंजेस नहीं इम्पैक्ट क्रिएट वो अगले मैच में नज़र आए। लेकिन ऑटो पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं कि वही 11 है, उसी तरह कि जी हमने इसको इधर बॉलिंग करानी, उसी ऑटो पे चल रहे हैं। रिजिड इस तरह है कि जी बाहर एक रिस्ट स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आप देख लें कि इस वर्ल्ड कप में उससे पहले भी इतने मतलब कामयाब हुए हैं, उसको नहीं खिलाना। तो रिजिड उस सेंस में भी हैं। ठीक है, आप कहते हो कि जी हमने 3 स्पिनर खिलाने हैं, लेकिन फिर उनको यूटिलाइज करें। अब नबी को ये खिलाए जा रहे हैं, लेकिन नबी को राशिद भाई कहते हैं कि अब वो टाइम है, नबी का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ हिज करियर है, तो वो टाइम है कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट भी दें।
एग्जैक्टली अब यहाँ पे सर हम सवालों का सिलसिला जरूर जारी और सारी रखेंगे, लेकिन एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए भी है। कल हमने देखा कि अजमत भाई जो है वाकेंड से एक बड़ा ही अच्छा सा गिफ्ट जो है वो जीते हैं। तो आज का जो सवाल है वो फर्क है। कल हमने सवाल पूछा था कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। आज का जो भी सवाल है वो ये है कि आज सबसे ज्यादा रन्स कौन बनाएगा। सो मेड बी अफगानिस्तान और मेड बी इंग्लैंड। टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर टुडेज मैच इन बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। ये सवाल हम अपने मेहमानों से ही पूछेंगे, लेकिन जो जीतेंगे उनको जो है वो जे डॉट की तरफ से उनका न्यूली रिलीज जो सेंट है क्लोन है ये मिलेगा, रूलर, एंड वी ऑल हैव गॉटन इट एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एज वेल। तो इसी सवाल के साथ मैं जरा होता है अपने व्यूअर्स के लिए भी सर आसानी पेश कर देते हैं। राशिद भाई खोलेंगे, वो खुद खोलेंगे, उनको खुशी होगी, हम ऐड भी चला रहे हैं। राशिद भाई आपके ख्याल में आज हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? आपने पिछले दफा भी बेस्टो की सेंचुरी करानी थी, नहीं कराई। विकेट कीपर ओके, बटलर इज द वन। जॉनी है या इंग्लिश जॉनी और वो इंग्लिश बटलर और गुरबाज तीन हो गए। गुरबाज तीनों में से कोई एक सर। विकेट कीपर सर परफ्यूम है क्या ना? परफ्यूम तो आ चुका है, वो हमारे पास है, आपने तो आगे गिफ्ट कर दिया है। मलान कह दे। नहीं विकेट कीपर मलान तो छोड़ गया कीपिंग। हाँ जी, नहीं लेकिन आप मलान फिर भी कह दे। दो सेंचुरी कर चुके यार आप कह दिएगा ना मलान, उनको तो कहना जो कहना तो उन्होंने। रहता है, एक सेंचुरी रहती है उसकी। जी मलान मलान है जी। अच्छा जी, राशि भाई की तरफ से मलान हो गया। फीस भाई आपकी तरफ से हाईएस्ट स्कोरर आज कौन होगा? बेस्टो। यार बेस्टो। अच्छा जी, आई थिंक बेस्टो आज बहुत पॉपुलर है इस स्टूडियो में। आई थिंक 3-4 दफा वैसे इस बारे में बटलर भी है, लेकिन prediction बेस्टो होगी। नहीं, ये ना करें, कंफ्यूज ना करें हमारे व्यूअर्स बेस्ट को। हो। ये व्यूअर्स के आसानी के लिए। यार आप असल भाई परफ्यूम लेना है ना। लालच उसकी है। आपके ख्याल में आज हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा? ब्रुक्स। ब्रुक्स। वाओ, जी betting बादल on the भाई। dark horse। आपको सही दिया मैंने। देखिए आप इन्होंने 1 2 3 तो ले लिया ना, 1 2 और 4 नंबर तो आप रूट रह गया। रूट रह गया ना, तो रूट यार यानी अफगानिस्तान की तरफ किसी की भी गुरबाज हल्की को फुल्की सी भी इंक्लिनेशन नहीं है। देखो तेज हो आप कर लें शहजाद फिर मुझे अफगानिस्तान के करना पड़ेगा बैटर को। क्योंकि प्रेडिक्शंस में भी ऐसे ही हो रहा है आपको कि तो जो तगड़ी जरूरत टीम है उसी की जानिब आपको जाते हैं तो आप लोग। जरूरत है ना, आपके पास ये है नहीं। आप लोग जब तगड़ी टीम की जानिब जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं जरा कोई यहाँ पे इक्विवेलेंस जरूर लेके आऊं फिगर के अंदर। तो मैं गुरबाज के साथ चले जाता हूँ। मेरा ख्याल है कि गुरबाज शायद हो सकता है आज वो ऑप्शन हो जो हाईएस्ट रन स्कोरर। रोहा, व्हाट अबाउट यू? I think I already said मैं बेस्टो के ऊपर ये ही जाती है यार करूंगी मेरे because साथ। I like बेस्टो and I think कि इंग्लैंड really need कि वो एक अच्छे मार्जिन से ये मैच को जो है खत्म करें। और आई थिंक दैट्स व्हाट दे विल बी होपिंग कि वो नंबर 4 तक और नंबर 5 तक बात ही ना आए। तो आई थिंक लेट्स गो विद द ओपनर। हमने चलो व्यूअर्स के लिए तो आसानी कर दी। अब जो हमारा अपना सेगमेंट है जरा उसकी जानिब भी आता है। बादल भाई कितना स्कोर लगता है आपको अफगानिस्तान आज पोस्ट करेगा चलो ये तो 4 मैचों में? पूरे वर्ल्ड कप। जी बादल भाई। अफगानिस्तान करेगा। अच्छा जो पिछला हम तो उसका क्या फिर यार क्या पीछे राशिद भाई जीते हैं ना यार, हमने आपको अच्छा, बताया था हमने- जो कल वाली आपकी जितनी भी नहीं, फिर रहने दे, prediction फिर थी वो सब गलत थी। फिर वो उन्हीं से करे। But नहीं, I कल thought वाली we आपकी stopped opinions doing गलत थी ना? predictions. नहीं, कल वाली तो कल 191 पे हम आउट हो गए थे। कल तो प्रेडिक्शन थी नहीं। कल थी, मेरे पास कहाँ लिखी पे? पड़ी है लेके- सर। लेके दिखाएं। मैं आपको कल दिखाता की अगर हूं। मैं prediction आपको है तो मैं दिखाता आज कल करता नहीं हूं। हुई। सर हुई है ना सर? नहीं, नहीं, असल असल में में शहजाद लिखी आपने पड़ी है। कहा नहीं था कि दिखाएं। हम प्रेडिक्शन नहीं लेंगे, हम Opinion लेंगे। ओपिनियन में भी आप दिखा दें prediction। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको prediction दिखा दिखा दें। सर वो आपके लिए रखी हुई है। दिखाएं। मुझे आपसे ये बताएं नहीं, आज नहीं, अफगानिस्तान अभी क्या दिखाएं पोस्ट ना, करेगा? अभी दिखाएं। मुझे लगता है ये क्या आज करेगा ये बताएं। अफगानिस्तान जो को क्या करना चाहिए? 245 पे 237 गलत थी ना प्रेडिक्शन, वो तो आपने मेंशन भी नहीं की। वो भी राशिद भाई को दे दिया। वो भी राशिद भाई को दे दिया आपने, तो बस ठीक है। राशिद भाई की पावर प्ले में नहीं तो देखे अभी एक तक- रन से नहीं, आगे थे, बस खत्म, इतनी सी बात थी। आप लोग कहीं ना जाइएगा, मैच स्टार्ट होने वाला है। मैच देखने के बाद हमें दोबारा देखेगा, गेम ऑन है। अच्छा वहां पे इसका इजहार कर चुके हैं, ये अपनी जिंदगी में कहीं मेजबानी करना चाहते हैं, मुझे देख के इनको लगता है। लेकिन नहीं, ये ये- राशिद भाई वह किया अच्छा है। मैं बहुत अच्छा करता हूँ। राशिद भाई अच्छा आपकी जाने पड़ता हूँ, आपके ख्याल में पावर प्ले का क्या स्कोर होगा आज? वही मेरा तो 40 से 42 तक ही होता है। 40 से 42 तक। अफगानिस्तान को देख के कह रहे हैं? नहीं सारी टीमें ऐसी ही खेलती है। अच्छा सारी अभी इंडिया ने हमारे खिलाफ 79 किया शायद, जी हाईएस्ट था, बाकी सब ऐसे ही खेल रहे बीच में हमने एक 80-90 भी शायद किसी मैच में देखा था। जी हैं। फीस भाई हाँ किया था बिल्कुल, आप ठीक है। 265 अफगानिस्तान बैटिंग बड़े फर्स्ट। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, वंडरफुल। जी वाह भाई, ऑल आउट बॉल आउट 245 नहीं, स्कोर तो नहीं, आपसे तो हम पूछ रहे हैं कि ऑल विकेट्स बॉल आउट। हाँ 10 तो आउट हो जाएंगे। 10 आउट हो जाएंगे 50 ओवर में। मेरे ख्याल है आज वाह भाई जीतेंगे। हफीज भाई बहुत- जो है बहुत वो दफा। तलाफी में सर हिला रहे हैं। बाजी भाई एक आखिरी मौका आपको फिर जी।
मैंने देनी भाई अच्छा ओपिनियन दे दे। नहीं opinion में चले नहीं। गुस्सा जाने गुस्सा जाने दो। तो अगर मैं जीता तो क्या देगा? आपको मैं कुछ अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। दुआएं देंगे नहीं, शहजाद कुछ I अच्छा think। दूंगा। है अपना मानेगा। बुखार नहीं देता किसी को। मानेगा कि मैं जीता हूँ? हाँ मैं मानूंगा। मानेगा। सबके सामने। ठीक। ठीक है क्या? 210। 210। रोहा व्हाट अबाउट यू? मैं 240 सोच रही थी बट अब 210 सुन के ना मैं लग रहा है थोड़ा सा मैं भी स्केल डाउन करूं बट बिटवीन 230 एंड 240 300 बनाएंगे तो स्किपर वो से तो आप 50 हमने भी रन बहुत कम कुछ कर कहा था कल के मैच में कि हम करेंगे, वो नहीं हो सका है अनफॉर्चुनेटली बट आई थिंक 230 टू 240 शहजाद। बट यहाँ पे प्रेडिक्शंस का सेगमेंट जो है वो हम रैप अप करना चाहेंगे under because 200 कुछ ही मोमेंट्स रह गए हैं सिर्फ बिफोर द एक्शन किक्स ऑफ इन दिल्ली। जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस ऑल योर एनालिसिस एंड शहजाद थैंक यू थैंक यू सो मच रोहा। for all your interesting input। थोड़ा सा अगर हम बिफोर रैपिंग अप थोड़ा सा हाँ, अगर हम हमें भी डिस्कस time मिलना चाहिए यार, करें हम क्योंकि experts से हम बहुत गुफ्तगू हमें करते शायद हैं अपनी यहाँ पर। ओपिनियन देने का मौका नहीं मिलता है और हमारी जो फेवरेट्स है बट बिटवीन यू एंड आई शहजाद आई थिंक दिस वर्ल्ड कप द वे इट्स गोइंग सो फार the only fair expectation we can keep from today's game is that it could be a close one, although लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि वन साइडेड मैचेस जो अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं वो ना हो, थोड़ा सा वर्ल्ड कप की फील आए जैसे कि हमें अपने शो से आती है। बट थैंक यू फॉर वाचिंग गेम ऑन है। हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद फॉर ऑल द पोस्ट मैच एनालिसिस। टू कीप वाचिंग PTV स्पोर्ट्स, एंजॉय द मैच, गेम लेट्स ऑन। गो टू दिल्ली।